आपके साथ आवाज जा रही है हमारी? लाइव है हम आपके साथ। जो लोग भी लाइव में जुड़े हुए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजुअल हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल ग्रुप में नोटिस भी डाल दिए हम। सीटेट का नोटिफिकेशन अपने समय आ चुका है ना। एग्जाम की जो तारीख है वो आपका 7/7 को है ना। 7 तारीख 7वां महीना 2024। और फॉर्म भराने का जो डेट है वो 7/3 से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब तीसरा महीना में आपका फॉर्म भरा जाएगा। और एक बात जान लीजिएगा, सीबीएसई जब ये नोटिस निकाला है तो बर्मा का लकीर है। 7/7 को आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन एग्जाम उसी दिन हो जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार नहीं है, केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार का मतलब जो डेट सीबीएसई अभी तक रिकॉर्ड है कि जो निकाल देती है उससे वो पीछे नहीं हटती। उस दिन भले आंधी तूफान आ जाए लेकिन 136 शहरों में एग्जाम होकर रहेगा, है ना। पूरे इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है। सीबीएसई अपना तैयारी में लग चुका है। चूंकि नोटिफिकेशन देने का मतलब वो अपना तैयारी करना चालू कर दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी अपने तैयारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। सीटेट का नोटिफिकेशन एकदम अपने निश्चित समय से आ जाता है। जैसा कि हम कह रहे थे आप लोगों को कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा, ठीक उसी तरह से अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई एग्जाम हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम आपको अभी लग रहा हो कि बहुत ज्यादा है कि चलो 7वें महीना में एग्जाम है, लेकिन जब सिलेबस पढ़ने लगिएगा, जब प्रैक्टिस सेट बनाने लगिएगा, तब आपको लगेगा थोड़ा और समय मिल जाता तो अच्छा रहता। इसीलिए समय आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है। यह मत मनगढ़ंत कहानी मत बनाइएगा अपने अंदर में कि समय हमारे पास में बहुत है। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, अब हम लोग को सिलेबस पर टारगेट करना होगा, है ना। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं उनको पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये भी चूकना तय है। इसीलिए दिमाग में बना के रखिए कि भाई हमको इस बार किसी तरह से क्लियर कर लेना है। उसके लिए थोड़ा सा क्लास पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था एनसीएफ 2005, यही ना चल रहा था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर बातचीत कर रहे थे। कल हमने बताया था, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी। टीचर सेंटर्ड द्विध्रुवीय था कि तीन ध्रुवीय? द्विध्रुवीय, जिसमें पहला ध्रुव पर कौन था? शिक्षक। दूसरा पर कौन था? बालक। उसके बाद में वर्तमान की शिक्षा पद्धति कैसी है? तो तीन ध्रुवीय। तीन ध्रुव में पहला ध्रुव पर कौन है? शिक्षक। दूसरा पर कौन है? बालक। तीसरा पर पाठ्यक्रम। तो केंद्र में कौन रहेगा? बालक। और जो केंद्र में रहता है उसी के मन के अनुसार काम होता है। अब सवाल हमारे पास में यह है कि पाठ्यक्रम में हम बच्चा को क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। इसके लिए हमने क्या किया? एनसीएफ की विशेषता पर चर्चा की। 21 देश के महान शिक्षाविद है, बहुत सारे आयोग का गठन हुआ और उन्हीं आयोग के गठन के फलस्वरूप हमने यह पाया कि एनसीएफ हमारे लिए जरूरी है। और उन 21 देश के महान शिक्षाविदों के जो द्वारा दिया गया सुझाव है वही आज के डेट में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का विशेषता बन चुका है। इतना तो जानकारी आप लोग को हो चुका है। इस सब पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। विशेषता पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। कुछ विशेषता में सबसे पहले हमने ये बताया था कि अभी तक का सबसे नवीनतम पाठ्यक्रम हमारा कौन है? एनसीएफ है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से क्या करना है? जोड़ना है। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से क्या करना है? मुक्त करना है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब बुक सेंटर्ड एजुकेशन आपको नहीं कराना है। राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्था जागृत करना है, जन गण मन वाला कहानी बताए थे। कक्षा कक्ष को आदर्श एक्टिविटी से जोड़ना है। शिक्षण सूत्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, जैसा कि मूर्त से अमूर्त और उसके बाद में ज्ञात से अज्ञात। ये सब चर्चा हम लोग कल के क्लास में किए हुए थे। और कल के क्लास में जो हमने चर्चा किया था उस चर्चा के बारे में आइए 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 उस चर्चा के बारे में कल हम लोग जो चर्चा किए थे, ज्ञात से अज्ञात की कहानी और उसके बाद में से गेट क्लोज को, तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, है ना। चर्चा जो किए थे ज्ञात से अज्ञात या फिर मूर्त से अमूर्त की कहानी, उसके बारे में हमने पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो भी डाल दिया है।
मतलब कल के क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो आपके ग्रुप में भी हम डाल दिए हैं, उसको आप देखिएगा तो कल वाला क्लास पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे जो भी क्लास चलता है वो सारा लाइव में रिकॉर्ड हो जाता है, आप बाद में भी तो चाहे उसको रिवीजन कर सकते हैं, है ना। आज का क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप एप्लीकेशन पर भी जाके अपने से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हालांकि हम ग्रुप में डाल देते हैं, अभी आप लोग नए नए हैं, आप नहीं समझ में आए इसीलिए हम ग्रुप में डाल देते हैं, नहीं तो आप अपने खुद से एप्लीकेशन को खोलकर रिकॉर्डिंग वाला लिस्ट में जाइएगा तो हमारा सारा रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग एनसीएफ 2005 की विशेषता पर थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। कोई नए स्टूडेंट है क्या हमारे यहाँ जो पहला दिन आज आए हैं? कोई नए छात्र? लीजिए ये नोट्स लीजिए, है ना। तो अब हम लोग विशेषता पर चर्चा करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट विशेषता हमारा यह था कि सूचना को ज्ञान मानने से बचे। एनसीएफ का जो दूसरा वाला पेज है उसको पलटिएगा। हाँ, बाइलिंगुअल मिलता है, बाइलिंगुअल। नोट्स पूरा हिंदी में ही मिलेगा, नोट्स पूरा हिंदी मिलेगा, पढ़ाएंगे बाइलिंगुअल हम, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों की संख्या यहाँ पर ज्यादा हिंदी में, अगर इंग्लिश में पूरा लिखा जाए तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है ना। इंग्लिश में लिखने का मतलब ये हो गया कि एक दो आदमी को तो फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है क्योंकि अधिकांशतः लोग हिंदी मीडियम वाले ही हैं। लेकिन हाँ, हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास करके देख लीजिए। क्लास करके देखने के बाद में आपको चीजें अपने आप समझना चालू हो जाएगा। ऐसे हम पढ़ाते हैं तो सीधा समझिए ना, हम पूरा कंप्लीटली इंग्लिश पढ़ाएंगे ना कंप्लीटली हिंदी पढ़ाएंगे। एक ऐसा भाषा का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के क्रम में जो व्यवहारिक भाषा होता है, बिहेवियर लैंग्वेज होता है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा है सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन होता है। सूचना को कोई कोई ज्ञान नहीं मानेंगे, हम लोग किसको ज्ञान मानेंगे? अंडरस्टैंडिंग को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समझ। समझ को ही कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग। तो कहा गया है कि आपका नॉलेज जो होना चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग बेस होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेस नॉलेज होने से क्या होता है कि आपका नॉलेज परमानेंट होता है, अस्थाई होता है। यूं कहे तो किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा को अगर हम समझदारी प्रदान करते हैं तो सीधी सी बात है कि वह ज्ञान जो है उसमें क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। लेकिन सीधा इंफॉर्मेशन को ज्ञान बनवाने से कुछ दिन के बाद में वह ज्ञान खत्म हो सकता है। जैसे हमने आपको यह बताया था कल की कहानी कि किसी बच्चा को अगर यह सीधे बताते हैं कि हाँ 3 2 6 होता है या 3 2 6 होता है, तो सीधी सी बात है यह इंफॉर्मेशन को सूचना मानने के बराबर है। अगर हम यह उसको बता देते कि 3 में 2 से गुना करने पर कैसे 6 होता है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर कैसे 6 आता है, तो शायद वह दूसरा प्रश्न इस टाइप का हमसे नहीं पूछता या उसको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने समझा करके चीजों को सिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए एनसीएफ हमें यह हिदायत देती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का विशेषता यह कहता है कि किसी भी सूचना को ज्ञान बनाने से बचिए। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, किसको ज्ञान मानना है? समझ को। मतलब आपका जो लर्निंग होना चाहिए, आपका जो सीखना होना चाहिए वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस होना चाहिए, मतलब समझ आधारित अधिगम आपका होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। त्रिकोणमिति में इस फॉर्मूला को आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो किसी बच्चा को हमने ये कहा कि चलो इसको जब तक तुम याद नहीं करोगे तब तक तुमसे त्रिकोणमिति का सवाल बनने वाला नहीं है। सर टाइम 6 बजे से कर दीजिए। 6 बजे से होगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ठंडी है, अभी सुबह में ठंडी लगता है ना जी, हमको तो लगता है ना। तो इसीलिए 7 बजे से ही रखे, हालांकि कुछ दिन के बाद में हम कर देंगे, है ना। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। किसी बच्चों को यह सूचना हम दे रहे हैं कि इसका मतलब 1 होता है, तो अगर आप सीधे यह बात कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बच्चा के मन में यह सवाल आना लाजमी है कि सर कैसे 1 हुआ, है ना, कैसे 1 हुआ। और कोई बच्चा आपसे खड़ा होकर के यह सवाल पूछता है कि सर 1 कैसे हुआ, तो हम उसको कहेंगे कि जितना कहे हैं उतना ही सुनो, या जितना फॉर्मूला लिखा है उसको केवल रट लो। और हम आपको बताया है एनसीएफ हमेशा इस बात के नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है कि रटना जो है वो ज्ञान का असली हिस्सा नहीं है, समझना ज्ञान का असली हिस्सा है। तो हम अगर इसको एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ करके दिखा देंगे, आप लोग किए होंगे खूब सारा, आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अगर यह प्रूफ करके हम उसको दिखा देते तो शायद वह सवाल यह नहीं करेगा सर कैसे 1 हुआ। तो ये क्या हो गया? अगर सीधे इसको रटवा रहे हैं तो वो सूचना का ज्ञान मानना हो गया, लेकिन अगर उसको समझा करके यह बता दे रहे कि कैसे 1 हुआ तो वो हमारा कौन सा ज्ञान हुआ? समझ आधारित ज्ञान हो गया, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग कहलाएगा, ठीक।
ठीक है बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, हमको हमेशा नॉलेज कैसा देना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, समझ आधारित अधिगम बच्चा को कराना है। बोलो क्लियर, ठीक है। उसके बाद में कहता है विशाल पाठ्यक्रम, मतलब जो डिटेल डिटेल कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरिकुलम, है ना। तो विशाल पाठ्यक्रम जो है, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी मोटी किताबें असफलता का सबसे बड़ा कारण है। देखिए एनसीएफ ने बहुत पहले यह चर्चा करके चला गया। उन्होंने कहा कि भाई जो विशाल पाठ्यक्रम होता है, जो मोटी मोटी किताबें होती हैं, वह आपके असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आपको ये सर ये कैसे हो सकता है, मोटी किताबें हमारे असफलता का कारण है? आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे तो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, बीपीएससी का तैयारी करने वाला, पीसीएस का तैयारी करने वाला बच्चा तो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो असफलता का कारण है? हमने आपको सूचना पहले ही दे दिया है कि एनसीएफ का जो भी रेगुलेशन होगा वो क्लास 1 से लेकर 12 तक मान्य होगा। कितना तक बताइएगा? क्लास 1 से लेकर के 12 तक मान्य होगा। क्लास 12 के बाद में एनसीएफ का कोई भी रेगुलेशन मान्य नहीं होता है, क्योंकि यह पाठचर्या की रूपरेखा जो बनाया गया था वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए एकेडमिक एजुकेशन के लिए ही बनाया गया था, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए यह नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो उस बात को आप रखिएगा साइड में। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमारे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चा का जितना उम्र होगा, बच्चा का जितना योग्यता होगा, बच्चा का जितना क्षमता होगा, मतलब कैपेसिटी होगा, बच्चा का जितना अधिगम स्तर होगा, अधिगम स्तर को बोलते हैं लर्निंग लेवल, जितना उसका लर्निंग लेवल होगा उसी के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसी के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब इसके उम्र से ज्यादा ना हो जाए, इसकी योग्यता से ज्यादा ना हो जाए, इसके क्षमता से ज्यादा ना हो जाए, इसके लर्निंग लेवल से ज्यादा ना हो जाए। अगर इसके लर्निंग लेवल, उम्र, योग्यता, क्षमता से ज्यादा का पाठ्यक्रम आप देने या समझाने का प्रयास कीजिएगा तो वह उसके असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5वीं क्लास के बच्चा को आप ट्रिगो सिखाना चालू कर दिए, 5वीं क्लास के बच्चा को आप कैलकुलस सिखाना चालू कर दिए, हालांकि है तो मैथ का पाठ ही हुआ, ट्रिगो या कैलकुलस क्या है, मैथ का ही पाठ है, लेकिन 5वीं क्लास के बच्चा को अगर आप सिखाना चालू कर दीजिएगा और कितना भी बेहतर आप सिखा दीजिए, वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जो पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे हैं वह उसके उम्र, योग्यता, क्षमता, अधिगम स्तर के अनुकूल नहीं है। तो हमको कोई भी पाठ्यक्रम बच्चा के सामने में प्रस्तुत करना है तो उसके उम्र का ध्यान रखना है, उसके कक्षा का ध्यान रखना है कि हम किस क्लास के बच्चों को यह पढ़ाने जा रहे हैं, हम किस उम्र के बच्चों को यह पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा लर्निंग लेवल के बच्चों को हम यह पढ़ाने जा रहे हैं। अगर उसके अनुकूल पाठ्यक्रम का चयन आप कीजिएगा तो सीधी बात है कि वो समझेगा। अगर उसके प्रतिकूल आप पाठ्यक्रम का चयन कीजिएगा तो वो कितना भी अच्छा आप समझा दीजिए वो समझने वाला नहीं है। क्यों? और उसमें उसका कोई गलती नहीं है। इसलिए कोई गलती नहीं है क्योंकि वो पाठ्यक्रम तो उसके अनुकूल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए मोटी किताबें, अगर आप भौतिकवादी जमाना में, आज के डेट में अगर आप यह सोचते हैं ना कि मोटी मोटी किताबें या बड़ी किताबें या बहुत सारा किताब से बच्चों को ज्ञान हासिल किया जा सकता है, या हमारा बच्चा ज्ञानवान बन जाएगा, तो नहीं। अगर उसके क्षमता के प्रतिकूल आप पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि वह सफल होगा, वो सफल नहीं हो सकता। और हम यह बात नहीं कर रहे, एनसीएफ 2005 यह बात कहता है। 19 देश के महान शिक्षाविदों के द्वारा, 19 देश के महान शिक्षाविदों को मुखार बिंदु से यह बात निकला है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बच्चा का पाठ्यक्रम हमेशा उसके उम्र, उसके क्षमता, उसके कक्षा, उसके योग्यता, उसके अधिगम स्तर के अनुकूल होना चाहिए। एज को ध्यान रखना है, एबिलिटी को ध्यान रखना है, कैपेसिटी को ध्यान रखना है, लर्निंग लेवल को ध्यान रखना है, क्लास को ध्यान रखना है। इस सब के अनुकूल तभी पाठ्यक्रम उसके सामने में परोसना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि अगर देहाती में कहे तो औकात से ज्यादा काम आपको नहीं करवाना है। बच्चा का जितना औकात हो उसी के अनुसार आपको पाठ्यक्रम पढ़ाइए, उसके औकात से ज्यादा की चीजों को कराने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि औकात से ज्यादा पढ़ाना, 5वीं क्लास के बच्चा को त्रिकोणमिति सिखा देंगे तो हमारा बच्चा मैथ में आर्यभट्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा आपका मेंटली टेंशन में जाएगा, मानसिक तनाव में जाएगा, क्योंकि वह उसे बनेगा नहीं, वह उसको समझ नहीं पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, वो बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और आज के डेट में भौतिकवादी जमाना में हम लोग इसी पद्धति को अपनाते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का पाठ्यक्रम आप जाकर के देख लीजिए, एक 3री क्लास का जो बच्चा होता है उसका पाठ्यक्रम आप जाकर के देख लीजिए। किताब तो हर विषय का अलग है ही है, उसके बाद में उसका फेयर का कॉपी अलग है,
रफ का कॉपी अलग है, स्कूल का कॉपी अलग है, ट्यूशन का कॉपी अलग है। मतलब पाठ्यक्रम में तो ये कहा एनसीएफ ने कि तीसरी क्लास के बच्चों का किताब का वजन 2.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताइए कितना केजी? 2.5 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों के तीसरे स्टैंडर्ड 3 में जो बच्चा पढ़ता है उस क्लास के बच्चों को आप जाकर के देखिए तो उसका किताब का वजन 2.5 केजी होता है। मतलब इतना होता है, कभी कभी तो उसको वजन से ज्यादा किताब का वजन होता है। समझ रहे हैं ना? अगर पूरे को मिला लिया जाए तो पता चले उसके शरीर का जितना वजन है उससे ज्यादा उसकी किताब का वजन है ना। तो ये भौतिकवादी जमाना है, हम लोग इसको समझ नहीं रहे। हम लोग को लगता है कि हम अपने बेटा, हमारा बेटा बहुत तेज हो रहा है, हम उसको आर्यभट्ट बनाने का प्रयास करते हैं, हम उसको शेक्सपियर बनाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी जहां से बोल लो भाई, अंग्रेजी जहां से सीख लो, स्पोकन करो, मैथमेटिक्स को बनाओ। सवाल ये है कि आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा का क्षमता होगा उसके अनुकूल तभी ना वो पढ़ेगा। आजकल गार्जियन चौराहे पर बच्चों को क्यों छोड़ने जा रहा है? इसलिए नहीं छोड़ने जाता है कि हमारा बच्चा भुला जाएगा ना, इसलिए छोड़ने जाता है कि उससे बैगे नहीं चलता है। अब सुबह 7 बजे देखिएगा जब स्कूल का टाइम होगा तो हर चौराहे पर जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बैग लेकर खड़ा रहते हैं। सही बात है, उसके बैग में जितना लोड है वो बच्चा से चलता नहीं। तो मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, बहुत सारी किताबें असफलता का सबसे बड़ा कारण है। सेलेक्टिव चीजों को दीजिए और सेलेक्टिव चीजों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। जमाना बहुत आगे चला चुका है, लेकिन गार्जियन भी इसी में खुश है। गार्जियन भी इसी में खुश है कि बहुत सारा किताब है, बहुत सारा फेयर है, बहुत सारा रफ है, बच्चे हमेशा इसी में व्यस्त रहेंगे, बच्चे हमेशा इसी में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट तो आपका सबसे बेकार है कि हमेशा बिजी रहेंगे। हमेशा उसको बिजी रखना ही नहीं। सामाजिक विकास नाम का भी कोई चीज होता है, सोशल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। नैतिक विकास नाम का भी कोई चीज होता है जिसको मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट किताबों में नहीं मिलेगा। बच्चा जब समाज में खेलेगा, कूदेगा, दोस्तों से मिलेगा, तभी उसको सामाजिक विकास होगा। तो आप केवल पाठ्यक्रम पर यह नहीं थोप सकते हैं कि हमारे बच्चा का सोशल डेवलपमेंट हो जाए ना। इसीलिए हम आपको यह समझाना चाहते हैं, फाइनली हम यह कहना चाहते हैं आपको कि बच्चा के उम्र, क्षमता, योग्यता, अधिगम स्तर के अनुकूल ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। मोटी मोटी किताबें, बहुत सारी किताबें, यह आपके बच्चे का असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा एनसीएफ का कहना। ठीक है। एज एन टीचर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को उतना ही लोड दे जितना वो सहन कर सके। यह ज्ञान आपको होना चाहिए। आप जाकर देखिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चक्कर में। इंग्लिश वाले सर आए वो अलग होमवर्क दिए, हिंदी वाले सर आए वो अलग दिए, स्पोकन वाले सर आए वो अलग दिए, मैथ वाले आए वो अलग दिए, हिंदी वाले आए वो अलग दिए। जब बच्चा घर में आता है स्कूल करने के बाद में तो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इनका बनाना है, उनका बनाना है, ये करना है, वो करना है, ड्राइंग बनाना है, ये करना है। समझ में आ रहा है? सपना भी देखता है तो होमवर्क का देखता है। आप समझ रहे हैं? अगर सोया भी है तो भैया होमवर्क का ही सपना देख रहा है कि हाँ अभी हम ड्राइंग नहीं बनाए, है ना। वो बच्चा आपका जो है स्वस्थ अनुकूल नहीं होगा, बच्चा आपका अस्वस्थ हो जाएगा, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मानसिक तनाव में है आपका बच्चा। अब सोचिए 7 साल के बच्चा अगर मानसिक तनाव में रह रहा है तो उसका जीवन का उद्धार अच्छा होने वाला नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं लेकिन होगा नहीं। ठीक है। ये कौन कह रहा है? एनसीएफ 2005। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। मतलब फेल्योर अगर आपका बच्चा हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन है? मोटी किताबें और बहुत सारा पाठ्यक्रम। अच्छा, कभी आपने सोचा है, आप अपने स्तर पर सोचिएगा, आपको कोई किसी चीज के लिए प्रेशराइज अगर ज्यादा करता है तो वो काम जल्दी नहीं होगा। अगर प्रेशराइज किया जाए, अगर आपको कोई कहता है कि नहीं इस बार निकाल लेना है, निकाल लेना है, निकाल लेना है, घर से आपको दबाव हो जाए, प्रेशर हो जाए कि नहीं इस बार करना ही है, इस बार निकालना ही है, संभावना हमेशा ऐसा बन जाए कि नहीं निकलेगा उस बार। लेकिन सही पूछिए तो अगर घर का किसी तरह का कोई दबाव नहीं, बच्चे अगर फ्री हैं और घर के लोग सपोर्ट करते हैं आपका और कहते हैं कि ठीक है पढ़िए, पढ़ना आपका काम है, रिजल्ट आना जाना तो लगा रहेगा, पढ़िए आराम से, देखा जाएगा जो होगा हो, तब आप मेंटली कूल रहते हैं। आपको किसी तरह का प्रेशराइजेशन नहीं होता है। तो आपके साथ जब ऐसा होता है तो बच्चों के साथ भी तो ऐसा होता होगा। इसीलिए एज एन टीचर आपको यह सोचना होगा। ठीक है ना। कहता है कि नैतिक मूल्य को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर क्या करना है? स्थापित करें। नैतिक मूल्य को बोलते हैं बाबू मोरल वैल्यू। क्या बोलते हैं? मोरल वैल्यू। नैतिक मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं?
मोरल वैल्यू। तो कह रहा है कि नैतिक मूल्य को उपदेश नहीं देना, थेसिस देने से नैतिक मूल्य बच्चा नहीं सीखेगा। क्या करना है, एक इन्वायरमेंट तैयार कीजिए, एक वातावरण तैयार कीजिए, एक ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा देख करके अपने आप सीख ले नैतिक मूल्य को, है ना। सीधे लंबा लंबा विचार देने से कुछ होने वाला नहीं है, या फिर नैतिक विकास उसमें नहीं होगा। जैसे कैसे, अब सोचिए, जैसे हमारे पास में 3 कॉन्सेप्ट आता है बाबू। सबसे पहला ध्यान देना, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास? संज्ञानात्मक विकास। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास को बोलते हैं हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास, तो नैतिक विकास को बोलते हैं हम लोग मोरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब संज्ञानात्मक विकास आया कहां से है, तो ये आया है संज्ञान से, और संज्ञान को हम लोग बोलते हैं कॉग्निशन। तो कॉग्निशन से क्या बना, कॉग्निटिव, है ना। और कॉग्निटिव का एक स्टेप आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है नैतिक, मतलब मोरल डेवलपमेंट। अब देखिएगा यहां पर, कभी आपने सोचा है कि ये विकास क्यों लिखा गया है, संज्ञानात्मक वृद्धि क्यों नहीं लिखा गया, नैतिक वृद्धि क्यों नहीं लिखा गया, बताइए। यहां पर संज्ञानात्मक वृद्धि तो लिख सकते थे, नैतिक वृद्धि तो लिख सकते थे, लेकिन वृद्धि क्यों नहीं लिखा गया, बोलिए। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि वृद्धि जो है वो क्या होता है, मात्रात्मक होता है, जबकि विकास जो है वो गुणात्मक होता है। एक, दोनों परिवर्तन करने का काम दोनों का है, चेंजेस दोनों लाएगा, लेकिन एक जो चेंजेस लाएगा वो क्वांटिटी बेस्ड चेंजेस लाएगा और एक क्वालिटी बेस्ड चेंजेस लाएगा। एक मात्रा है तो एक गुण है, और विकास एक ऐसा पक्ष होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम कहें वृद्धि की बात, तो वृद्धि को हम लोग बोलते हैं बाबू ग्रोथ, और विकास को बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट। विकास को डेवलपमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो बेसिक अंतर ये है कि ये क्वांटिटी बेस्ड चेंजेज है और ये क्वालिटी बेस्ड चेंजेज है, एकदम बेसिक डिफरेंस ये। इससे सारा चीज का मामला आपका क्लियर हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहेंगे। तो संज्ञानात्मक किससे बना, संज्ञान से, और संज्ञानात्मक या संज्ञान का संबंध सीधा हमारे दिमाग से होता है, ब्रेन से। अब आप ही बताइए, आपके दिमाग का वृद्धि होता है कि विकास होता है? विकास होगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसीलिए कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं लिखा गया, क्योंकि ये हम में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा चेंजेस जो कैसा है, जो हमको दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हम उसको कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार क्लियर करो, आवाज क्लियर है ना, सब ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसलिए विकास है। तो आप समझ रहे ना कि ये क्वालिटी बेस्ड चेंजेज है, ये क्वालिटी बेस्ड चेंजेज है, और ये हमारा क्वांटिटी बेस्ड चेंजेज है, ठीक है ना। ये मात्रात्मक परिवर्तन कहलाएगा, ये मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है, और ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। गुणात्मक, एक उदाहरण मैं छोटा सा देता हूं। ये बच्चा है ना, और इस बच्चा का उम्र अभी कितना साल है, 3 साल है। 3 इयर्स का यह बच्चा है, और 3 साल के उम्र में इसका जो हाइट है वो 2 फीट का। कितना? 2 फीट, ठीक है। अब यह बच्चा, यही बच्चा अब जो है हो गया है कितना साल का, तो 26 साल का। जो पहले 3 साल का हुआ करता था, अब वो कितना साल का हो गया है, 26 साल का। 26 साल का हो गया, तो अब इसका जो हाइट है वो 2 फीट नहीं बल्कि 5.5 फीट हो गया। कितना फीट? 5.5 फीट। समझ में आ रहा है? अब बताइए, इसके हाइट में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और आप ये भी मेजरमेंट कर पा रहे हैं कि कितना हुआ, कितना हुआ मतलब बढ़ा कितना। तो 5 में से 5.5 में से 2 घटाएंगे तो 3.5 आएगा। मतलब ये हो गया कि भाई 3.5 फीट या बढ़ गया। अब बताइए, इसको आप मेजरमेंट कर पा रहे हैं ना कि हाँ इतना बढ़ा है, तो मेजरमेंट कर पा रहे हैं, दैट इज ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। लेकिन यही बच्चा जब 3 साल के उम्र में था,
तो केवल दो शब्दों का उच्चारण कर, दो वर्ण वाला शब्द का उच्चारण कर पाता था, कम कम, चल चल, हल हल, मल मल, है ना, दो वर्ण वाला शब्दों का उच्चारण कर पाता है। लेकिन 26 साल की उम्र में बच्चा स्टेज पर चढ़कर 3 घंटा अपने व्याख्यान को प्रस्तुत कर सकता है। तो बताइए उस बच्चा में वह परिवर्तन ग्रोथ है या डेवलपमेंट? दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, पहले वह दो वर्ण वाला शब्दों का उच्चारण करता था, अब वह 3 घंटा लगातार व्याख्या देता है स्टेज पर चढ़कर बिना देखे। लेकिन आप उसको नाप तोल थोड़े सकते हैं कि देखे बउआ कितना विकास हुआ है, 1 kg की, 2 kg की, 3 kg की, 1 क्विंटल। अरे भाई 1 क्विंटल विकास हो गया तुम्हें, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं। आप ये कहिएगा कि देखिए 3 साल में था तो एकदम दो वर्ण वाला शब्द केवल बोलता था, आज लेक्चर दे रहा है स्टेज पर चढ़कर। तो इसको आप महसूस किए, तो आप इसको फील किए, तो दैट इज डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। यही हमारा क्या है? विकास है। आया समझ में? तो विकास को आप केवल महसूस कर सकते हो, वृद्धि को आप माप सकते हो। वृद्धि आपका मात्रात्मक होगा, जबकि विकास आपका क्या होगा? गुणात्मक होगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वृद्धि जो है वो किसी व्यक्ति में एक समय के बाद में रुक जाता है, वो जीवन पर्यंत चलने वाला नहीं है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। जब आप इस पृथ्वी पर आते हैं तब से लेकर के जब विकास स्टार्ट होता है, और जब तक आपका जीवन रहेगा। सर वीडियो रुक रुक जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है इसमें कि सर वीडियो रुक जा रहा है, क्या सभी को वीडियो रुक रहा है क्या, या केवल इनका? अगर इनका रुक रहा होगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इनके यहाँ, हालांकि नहीं रुकना चाहिए। देखिए बच्चों का कमेंट आ रहा है, नहीं सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके यहाँ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, या सुबह सुबह पूरा डाटा समाप्त कर दिए होंगे, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि रील्स में बहुत जल्दी डाटा खींचता है, पता है ना। तो हो सकता है कि भाई बेड पर सोए सोए 2 4 5 10 15 20 रील्स देख लिए होंगे, समाप्त हो गया होगा। और ध्यान रखिएगा ऑनलाइन क्लास में जब आपका 1 GB डाटा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में जो ½ GB जो आपके पास में बचा रहता है ना, अमूमन 1.5 GB का पैक हम लोग लेते हैं, तो ½ GB में उतना बेहतर क्वालिटी आपको नहीं देगा, जितना बेहतर क्वालिटी आपके पास में 1.5 GB जब रहेगा तब वो देगा, क्योंकि ये नेट अच्छा खासा लेता है। लाइव देख रहे हैं आप भाई, अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे हमको लाइव सुन पा रहे हैं, कहीं भी हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो उनको सूचना प्रसारित हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे तो उसका खर्च तो लगेगा ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि क्लास करने के बाद ही रील्स पर जाए, पहले नहीं जाए, ठीक है ना। तभी आपका आवाज कटने की जो व्यथा है वो खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा? मात्रात्मक। तो मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि बोलेंगे और गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें एक और चीज हम बता रहे थे कि एक उम्र के बाद में वृद्धि रुक जाता है, लेकिन जीवन पर्यंत चलेगा कौन? विकास, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 0 साल का कोई बच्चा अभी अभी जन्म लिया और वो 18 साल तक, अमूमन देखा जाए तो 18-19 साल तक, 20 साल भी कोई कोई मनोवैज्ञानिक कह दिया है ना, 21 साल भी कोई बोला, लेकिन हम लोग जनरली समझ कर चलते हैं कि 18 से 20 साल तक बच्चों में खूब ग्रोथ होता है, जितना चाहिए उतना, है ना। उसके शरीर का परिवर्तन, उसका हाइट बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका लंबाई बढ़ जाएगा, सारा परिवर्तन उसको आपको 20 साल के अंदर में देखने को मिल जाएगा, मिलेगा ना। लेकिन 20 साल के बाद में उसमें अब परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो बहुत ही नगण्य, छोटा सा, है ना। हाइट आपका जितना बढ़ना होगा वो 21-22 साल तक बढ़ जाएगा, उसके बाद में हाइट बढ़ेगा नहीं। अगर आप कहते हैं कि हमारा हाइट छोटा है, आप अपने दोस्त से यह व्यथा को सुना रहे हैं कि हमारा हाइट छोटा है, थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं, तो आपका दोस्त सबसे पहला सवाल आपसे ये करता है कि अभी तुम्हारा एज कितना हुआ है, तो आप कहेगा 23 साल, तो कहेगा ना अब नहीं बढ़ेगा, तो हो गया, कहेगा ना। लेकिन आप कहिएगा अभी हमारा एज 17 साल है, तो कहेगा अरे अभी बढ़ेगा, चिंता मत करो, क्योंकि ग्रोथ का एक लिमिटेशन होता है। लेकिन वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करोगे तो भाई विकास तो माने सीखने की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलेगा ना। मरते दम तक अगर कोई ये सीख लिया कि हाँ आम को मैंगो कहते हैं मेन जियो, तो वो भी डेवलपमेंट है। वृद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति चला गया, उसके पोता उसको सिखा रहे हैं कि दादाजी आम को जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? ना मैंगो कहते हैं। अब उस समय वो सीख लिए कि अच्छा मैंगो कहते हैं आम को,
तो स्वाभाविक सी बात है उसमें एक डेवलपमेंट ही माना जाएगा। तो वृद्धावस्था तक जीवन पर्यंत चलने का जो प्रक्रिया वो विकास है, लेकिन एक निश्चित समय अवधि तक जो चलेगा वो वृद्धि है। दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि यहां से भी सवाल आपको आएंगे, है ना। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में बना लिए हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलेगा। हाँ, विकास जीवन पर्यंत चलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने के साथ साथ में विकास में उतार चढ़ाव भी आएगा। जैसे एक उम्र हमारा ऐसा होगा जिसमें हमारा बहुत सारा विकास होगा, लेकिन एक उम्र आने के बाद में भले विकास रुकेगा नहीं लेकिन चलेगा, लेकिन उसका गति धीमा हो जाएगा। इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे विकास को अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि 0 साल से विकास स्टार्ट हुआ, 0 ईयर से विकास स्टार्ट हुआ और एकदम बहुत ही तीव्रता के साथ में यह जाएगा कम से कम कितना 20-22 साल तक, है ना। और इसका तीव्रता कुछ इस प्रकार है, देखिए, समझ रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा फ्लुएंसी है आपका, ये प्रवाहमयता, बहुत ही उचित प्रवाह के साथ में यह जा रहा है, लेकिन 22 साल के बाद में यह सो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो जाएगा। और सोने के बाद पहले वो लंबवत हुआ करता था, अब वो क्षैतिज हो जाएगा। पहले वो वर्टिकल हुआ करता था, अब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और हॉरिजॉन्टल शेप में जैसे ही वह जाएगा, मुड़ जाएगा, वैसे ही उसका गति धीमा हो जाएगा। मतलब अभी भी विकास होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन विकास का गति जो है वो धीमा हो जाएगा। देखिए, अब इस एरो के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, ये एरो 22 साल तक कितना तेज था, है ना। लेकिन यह एरो 22 साल के बाद में धीरा हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि विकास रुक गया सर 22 साल के बाद, ना ना, विकास हो रहा है, लेकिन उसका गति धीमा हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, 25 साल तक जितना सीखने की क्षमता जो होती है आप में, 25 साल तक जितना आपका विकास हो जाता है, शायद 25 साल के बाद पूरे जीवन में उतना विकास आपको नहीं होता है। सही है कि नहीं। हम लोग 0 से लेकर 25 साल तक बहुत सारे नए नए चीजों को सीखते हैं, बहुत सारा पढ़ाई लिखाई जो भी हो सब इसी में कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर वृद्धि और विकास की बात करेंगे तो अवस्था में तो 12 से 18 साल में, किशोरावस्था, एडोलेंसेंस पीरियड में 12 से 18 साल जो किशोरावस्था होता है, उसमें तो सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास दोनों देखने को मिलता है। इस 6 साल में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस 6 साल में जितना परिवर्तन बच्चों में हो जाता है, शायद उतना परिवर्तन उस व्यक्ति के पूरे जीवन में ना हो। इसीलिए इस अवस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था कहा गया। इसलिए क्योंकि उसके जीवन में बहुत उथल पुथल आता है उस 6 साल में। ठीक है, तो वृद्धि विकास को समझ गए। आप समझ ये भी गए कि हम यहाँ पर विकास क्यों लिखे हैं। विकास इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो कॉग्निटिव है वो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं। इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम माप नहीं सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, मात्रात्मक नहीं है बल्कि यह गुणात्मक है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट पाइए, देखिए ध्यान देना बाबू। कॉग्निशन से बना है कौन? कॉग्निटिव। आखिर कॉग्निशन क्या है? तो कॉग्निशन का मतलब होता है किसी अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दैट इज कॉग्निशन। इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। जैसे सपोज दैट इस शब्द का उपयोग आपने पेपर में कई बार देखा होगा। जैसे चांदमारी चौक पर अपराधियों ने 2 आदमी को गोली मार दिया, तो कल होकर के न्यूज़पेपर में क्या आता है? ये चांदमारी चौक पर अज्ञात अपराधियों ने 2 आदमी को गोली मार दिया। और इस घटना का संज्ञान लेने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय यानी कि एसपी महोदय घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर घटना का संज्ञान लिया। यह शब्द आप देखते होंगे, संज्ञान लिया। तो संज्ञान लिया का मतलब क्या? जानकारी लिया कि क्या हुआ है। तो संज्ञान का मतलब ही होता है कि सूचना को संग्रहित करना कि आखिर क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये होता है संज्ञान। और उसी संज्ञान से बना क्या? संज्ञानात्मक। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर किसी घटना की जानकारी प्रदान करता है तो पैर हाथ ठेहुना से तो करेगा नहीं, किससे करेगा? दिमाग से। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कॉग्निटिव हमारा पूरा ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट पियाजे महोदय ने दिया था। जब आप बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे तब आपको संज्ञानात्मक विकास बहुत ही डिटेल पढ़ा है पियाजे।
जो आपको साइकोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम लोग पियाजे को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग का केवल फोकस है नैतिक मूल्य को समझना, है ना। तो संज्ञानात्मक का संबंध पूरा पूरा किससे? दिमाग से। आप कहिएगा कि सर इसको अगर हम एकदम शॉर्टकट में समझना चाहें कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड मोरल, तो एकदम साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसके पास में एक सही चीज रखा हुआ है, सही इंफॉर्मेशन, और एक गलत इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। जब इस बचवा को इतना बुद्धि हो जाएगा या समझने के लायक जब इतना हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, तो इतना दिमाग का विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? एक गलत इंफॉर्मेशन है और एक सही इंफॉर्मेशन, एक गलत बात और एक सही बात। तो बच्चा को पढ़ने के बाद में, दोनों को पढ़ने के बाद इतना बुद्धि जब हो जाए कि अरे ये सही है और ये गलत है, तो आप समझ लीजिए कि उस बच्चा में संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। ठीक है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास के एक स्टेप आगे कौन होता है? नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होगा कि आप एक सही बात उसके सामने रखिए और एक गलत बात आपको उसके सामने रखिए, इसी बच्चा के सामने। ठीक है ना। और वो दोनों को देखेगा कि कौन सही और कौन गलत, और सही गलत देखने के बाद में पहचान लेगा कि अच्छा ये सही है और ये गलत है। तब तक तो उसका संज्ञानात्मक विकास ही है, पहचान तो ले रहा था यहाँ पर भी, तब पहचान ले तब तक वो संज्ञानात्मक विकास। लेकिन यह जब पहचान ले कि यह जो है सही और यह गलत है, और सही के अनुसार ही वह काम करेगा, वो गलत के अनुसार काम नहीं करेगा, सही के अनुसार ही वह चलेगा, दैट इज मोरल डेवलपमेंट। बताइए, इससे एक स्टेप आगे है कि नहीं? इसमें केवल पहचानता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सही के अनुसार ही काम करेगा, वो गलत के अनुसार भी काम कर सकता है। लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा विकास कहां पर हो जाएगा? नैतिक में। उसमें सही गलत को पहचान करने के बाद सही के अनुसार ही काम करेगा, तब आपको कहलाएगा क्या? मोरल डेवलपमेंट। हालांकि मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कोहलबर्ग महोदय बहुत अच्छा से समझा है। इसका बहुत सारा स्टेप्स उन्होंने बताया है, नैतिक विकास का, मोरल डेवलपमेंट का। लेकिन हम लोग अभी कोहलबर्ग को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को केवल यह समझना है कि नैतिक विकास क्या है। जब मनोविज्ञान वाले सर आपको पढ़ाएंगे तो कोहलबर्ग को आपको पढ़ाएंगे, पियाजे को आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको नैतिक विकास और बेहतर देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारा पार्ट है उसका, कॉग्निटिव का, मोरल का, बहुत सारा पार्ट्स है ना। तो अब बताइए, दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं? मतलब मूल आधार डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है नजर हमको? बेसिक डिफरेंस आ रहा है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि बताइए, दिमाग का विकास ज्यादा संज्ञानात्मक में हुआ कि नैतिक में हुआ? नैतिक में। स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो केवल पहचान रहा है, इसमें पहचानने के साथ साथ में सही के अनुसार काम भी कर रहा है, तो बुद्धि तो ज्यादा इसमें डेवलप हुआ होगा ना, नैतिक विकास में। अब इसी नैतिक विकास से जुड़ा हुआ चीज है हमारा नैतिक मूल्य, जिस शब्द का चर्चा हमारे नोट्स में हुआ है, जिस शब्द का हमारे नोट्स में चर्चा हुआ है। देखिए, ये सब का चर्चा आपके नोट्स में नहीं हुआ था, फिर भी हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है ना। अब नैतिक मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे? मोरल वैल्यू बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोरल वैल्यू। और मोरल वैल्यू का मतलब ये होता है, मोरल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप सीधा समझिए कि जो भी हमारे माता पिता, दादा दादी या हमारे पेरेंट्स जो हमारे जीवन को अच्छा और सुचारू बनाने के लिए सामाजिक ज्ञान, जो सोशल नॉलेज होता है, जो हमको देते हैं, दैट इज मोरल वैल्यू। आप कहिएगा सर कैसे? तो आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स कभी भी यह सीखा है कि चोरी करना अच्छी बात है? नहीं, किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं सिखाए होंगे। सभी के पेरेंट्स यही सिखाए होंगे कि चोरी करना गलत बात है। सही है। तो चोरी करना गलत बात है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो, तो बताइए आपका जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा ही होगा, है ना। अब वो आपके लिए क्या बन गया? मोरल वैल्यू बन गया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नैतिक मूल्य, कि चोरी करना पाप है। या आपके कोई भी पेरेंट्स ये नहीं सिखाए होंगे कि हाँ, बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए,
कोई सिखाए ना? सब लोग ये सिखाए होंगे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब बड़ों का सम्मान करना चाहिए कॉन्सेप्ट को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तो आपका जीवन सुधर जाता है, आप में एक अलग तरह की नैतिकता आ जाती है। अब वो आपके लिए क्यों क्या बन गया? नैतिक मूल्य बन गया, दैट इज मोरल वैल्यू। तो चोरी करना पाप है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मम्मी पापा का सुबह सुबह जाकर चरण स्पर्श करना चाहिए, ठीक है ना? अपने से बड़ों का हमेशा इज्जत करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये सब हमको कौन सिखाता है? किताब नहीं सिखाता है। ये सब हमको कौन सिखाता है? हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं। दैट इज मोरल वैल्यू। और इस चीज को जब हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा, बहुत ही सरल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नैतिक मूल्य बोलेंगे। इसी को बोलते हैं मोरल वैल्यू। एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा मूल्य जो आपके जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकता है। और ये सूचना है जो किसके द्वारा दिया जाता है? तो किताबों के द्वारा नहीं, कुंजिका के द्वारा नहीं, गाइड के द्वारा नहीं। ये कहां से मिलता है? समाज और परिवार के द्वारा ही हमको मिलता है। इसको बोलते हैं नैतिक मूल्य। लेकिन हाँ, वही हमको हिदायत दे रहा है एनसीएफ 2005 कि नींद आए तो पानी से आंख धो लेना चाहिए। मतलब नींद नहीं लीजिए भाई, रात में नहीं सोए हैं क्या? अच्छा, रात हो गया 7 बजे, अच्छा, ट्रेन से आना पड़ता है स्टेशन से। अच्छा, 4 बजे तो सोने का इच्छा है तो जाकर सो जाइए अच्छा से। सही, तो आंख धो लीजिए जाकर बाहर, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, सृजनात्मक का मतलब हो गया क्रिएटिविटी, दुनिया से कुछ अलग कर दिखाना। 100 बच्चे हमारे पास में हैं, उसमें से 2 ऐसा बच्चा है जो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का है। मतलब ये कि 98 बच्चा सेम काम करेगा लेकिन 2 वो ऐसा काम कर देगा कि आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये कौन बनाया जी? दैट इज क्रिएटिविटी, है ना? तो आप समझिएगा। हाँ, कहां पर थे हम लोग? नैतिक मूल्य पर बात कर रहे थे। तो नैतिक मूल्य का मतलब हो गया मोरल वैल्यू। लेकिन हाँ, हम बोले हैं कि नैतिक मूल्य बच्चा समाज से, परिवार से सीखेगा। तो समाज परिवार से सीखेगा तो कैसे सीखेगा? केवल भाषण देने से? आप सुबह सुबह परिवार में जग जाइएगा और माइक लगा के यह बात बोलिएगा कि भैया सुनो, जितना बच्चा है सब सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करेगा। अब बताइए, अपने अपने मम्मी पापा का सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, बड़ों का इज्जत करेगा। माइक लगाकर आप चिल्ला दीजिए अपने घर में। आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, आप माइक लगाकर यह बात बोलिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बशर्ते इस बात से कि आप केवल थेसिस दे रहे हैं। आपके घर में वैसा वातावरण तो है ही नहीं। मान लीजिए बच्चे तो सच्चे होते हैं, छोटा है, आपसे डरता भी है ना? सबसे ज्यादा डरता है तो मम्मी से, उसे कम डरता है तो पापा से। कई मम्मी बच्चों को सबसे ज्यादा धमकी देती है कि बदमाशी करेगा तो पार्टी में लेकर नहीं जाएंगे, बदमाशी करेगा तो मार्केट में नहीं लेकर जाएंगे। और इससे वो सबसे ज्यादा हतोत्साहित होता है। अब देखिए, आप भले माइक लगाकर यह सूचना प्रसारित कीजिए, या फिर रोज रोज अपना आपका बच्चा जब जग रहा है तो बोलेंगे बेटा सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए, करो जल्दी। तो मान लीजिए आप पिताजी हैं, वो तो करेगा ही बेचारा। अब उस समय वो आपका चरण स्पर्श कर दिया, लेकिन दुख का बात यह है कि भुला गया कि कल से करना है हमको रेगुलर। कल जब वो भूल जाएगा तो फिर आपको याद दिलाना होगा कि बेटा कल ही बताए थे सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए, तो फिर वो करेगा उस समय। लेकिन सवाल ये कुछ सीख नहीं रहा है। तीसरा दिन फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा कि अरे कल ही बोले थे, चलो जल्दी। समझ में आ रहा ना? लेकिन चौथा दिन आपसे एक सवाल करेगा वो बच्चा, और वो सवाल यह होगा उसका कि दादा दादी आपके कौन लगते हैं पापा? तब ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा हैं वो। हाँ, तो आप बोलते हैं सुबह सुबह जाकर चरण स्पर्श करना चाहिए अपने मम्मी पापा का, तो आपके मम्मी पापा दादा दादी है ना? तो हाँ है, तो आप क्यों नहीं करते हैं? बड़ा टिपिकल सवाल कर दिया, है कि नहीं है? और ये सवाल ऐसा है कि आपके पास जवाब भी नहीं है, और जवाब आपके पास केवल है कि बहुत बोलता है जाके होमवर्क बनाओ। कभी कभी जब गार्जियन फंसता है टिपिकल सवाल में तो उसका सबसे अच्छा उत्तर यही है। कमजोरी जानता है बच्चा को कि होमवर्क नहीं बनाया होगा, कहेंगे तो चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि हाँ सही में ये बात तो सही बोला, सही है कि नहीं?
कि मम्मी दादा दादी भी तो आपके मम्मी पापा है, फिर उनका चरण स्पर्श आप क्यों नहीं करते हैं? एकदम टिपिकल सवाल बोला। तो इसी को बोलते हैं वातावरण। अगर आप अपने उस वृद्ध माता पिता का सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करते तो आपके बेटे को यह सिखाने की जरूरत नहीं होती कि तुमको हमारा चरण स्पर्श करना है, वो खुद करना चालू कर देता। क्यों? क्योंकि उसको लग जाता कि संसार का नियम ही यही है। उसको लग जाता कि ये वातावरण, इन्वायरमेंट देखता भाई, वातावरण देखता कि हाँ बड़ों का सम्मान करना है। हमारे पिताजी माताजी अगर अपने से बड़ों का सम्मान कर रही हैं तो उसके दिमाग में यह सूचना जाता कि हाँ हमको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप किसी बड़ों का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप एक्सपेक्ट कीजिएगा अपने बच्चा से कि हमारा बेटा किसी का सम्मान करे, तो वो कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? वो कभी होने वाला है? पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, देहाती कहावत है। जैसा बच्चा देखेगा उसी तरह के सूचना उसको संग्रहित होगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए नैतिक मूल्य को थेसिस देने से काम चलने वाला नहीं है। वातावरण दीजिए बच्चे को, वातावरण दीजिएगा तभी मोरल वैल्यू डेवलप उसमें होगा। वातावरण नहीं दीजिएगा तब तक उसमें मोरल वैल्यू डेवलप नहीं होगा। और हम आपको यह भी समझा दिए कि मोरल वैल्यू क्या है। समझ गए ना? पूरा क्लियर हुआ ना? तो इसीलिए वातावरण देना है। आप जाकर देखिए सुबह सुबह 8 बजे आस्था चैनल को जब खोलिएगा, एक डिश पर आस्था चैनल आता है, आस्था। संसार के दुनिया के जितने बाबा जी हैं सब उस पर रहेंगे, साधु महात्मा लोग, है ना, जो लंबा चौड़ा ज्ञान देते रहेंगे सुबह सुबह जाकर। अच्छा देखिए, कोई साधु महात्मा के अगर, अब भाई हमारे समाज में बहुत सारा बाबा आ चुका है, शिव गुरुदेव, जय गुरुदेव, शिव चर्चा, परिचर्चा, कम खर्चा, बहुत सारा है। तो किसी किसी का कोई अनुषंगी हो सकता है, किसी का कोई अनुयायी हो सकता है, तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन हम आपको सामान्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि आस्था चैनल को जब खोलिएगा तो एक बाबा जी उस पर सुंदर टीका उका लगा करके, चंदन उंदन कर करके, लंबा चौड़ा एकदम भव्य समारोह का आयोजन किए हैं और वो वहां पर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और लोगों को ज्ञान ये दे रहे हैं कि काशी मथुरा हरिद्वार जाने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। आपके भगवान तो आपके घर में हैं, मम्मी पापा आपके सबसे बड़े भगवान हैं, उनका सेवा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसी बात पर लोग ताली भी बजा रहा है कि आहा बाबा जी क्या बात बोले, क्या बात बोले। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर 1000 आदमी बैठा हुआ है, उसमें से 800 आदमी ऐसा है जो अपने द्वारिका में उस बाबा जी का भजन सुनने गया है, मम्मी पापा को घरे छोड़ के। सही है कि नहीं? वो भी ताली बजा रहा है। अरे मूर्ख धीराज, आप समझिए। और वही बाबा जी कहते हैं उस आस्था चैनल पर, भैया पैसा कुछ नहीं है, दुनिया में मोह माया नहीं करना चाहिए, धन का लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है। पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बताइए, पैसा आपके लिए कुछ नहीं है? जो बाबा जी यह सूचना कह रहे हैं हमको कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मैल है, वो बाबा जी सुबह 8 बजे आस्था चैनल पर भाषण इसलिए दे रहे हैं कि वो पैसा कमाए। सही पूछिएगा, बड़ी दुख की बात है। डब्बा रखा हुआ है। मतलब आप समझ पा रहे हैं इस सूचना, आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? आजकल जितने बाबा है सब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब लोग का अपना अपना पेज है, चैनल है ना? क्यों आने की जरूरत पड़ा भाई? उनसे अगर आप यह सवाल कीजिएगा कि आपको क्यों आना पड़ा सोशल मीडिया पर, तो कहेंगे लोगों को हम ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जब आप आ रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें फिर प्रचार आप क्यों लगा रहे हैं? बाबा जी का कोई वीडियो देखते उसमें प्रचार आता है ना? हाँ, तो प्रचार आया मतलब बाबा जी पैसा कमा रहे हैं। समझ रहे ना? तो आप ही कह रहे हैं कि भैया पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मैल है, और आप चलते हैं फॉर्च्यूनर से। बोलिए, सही है कि नहीं? और आप उन मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब परिवार के लोगों को सिखा रहे हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाथ का नहीं। आप यह गलत कर रहे हैं। आप कहिए पैसा उतना कमाए जिससे आपका जीवन अच्छा चल सके, पैसा सही ढंग से कमाइए। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि पैसा कुछ नहीं। पैसा कुछ नहीं है कहना बिल्कुल गलत है। पैसा कुछ ना कुछ तो है। पैसा के लिए पूरा दुनिया मर रहा है भाई। आप यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? हाँ, आप कहिएगा सर हम समाज के निर्माता हैं, हम जो है बच्चों को समाज में शिक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर समाज की सेवा के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि समाज के सेवा के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन सबके पीछे एक मंशा है।
क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। सही है कि नहीं? अगर आप यह बात कहते हैं, हम सही बात है, कितने लोगों से अगर ये सवाल पूछे कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, तो बहुत लोग ये बात कहेंगे सर समाज सेवा करने के लिए शिक्षक बन। अच्छा, समाज सेवा अगर आपको करना है तो भैया सरकारी शिक्षक बन के समाज सेवा काहे करना है? समझ में आ रहा है ना? समाज सेवा तो बिना सरकारी शिक्षक बने भी हो सकता था। आप अपने मोहल्ला में फ्री ट्यूशन सेंटर खोल दीजिए, वहां पर 100-50 बच्चे आकर पढ़ेंगे, वो भी समाज सेवा है। लेकिन ना, सरकारी शिक्षक बन के समाज सेवा क्यों? सवाल ये है कि सर मोह है हमको पैसा का। तो आप सीधा कहो ना कि सर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसा का हमारा जरूरत है, पैसा हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, और उसको सही तरीका से कमाने के लिए हम इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो अब आपका तरीका सही होगा, है कि नहीं? हम ये नहीं करें कि पैसा कमाना गलत बात है। हम ये भी आपको नहीं कहना चाह रहे हैं कि हाँ आप पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सही बात है, लेकिन आपका तरीका सही हो रहा है, तरीका सही तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा हमको पैसा कमाने का ढंग नहीं सिखाता है, शिक्षा तो हमको जीवन जीने का ढंग सिखाता है। और जीवन जीने के ढंग में एक जरूरत होता है पैसा, और पैसा बेहतर तरीका से कैसे कमाना ये हमको शिक्षा सिखाता है। पैसा तो ठेकेदार भी कमाता है, दलाल भी कमाता है, चोर भी कमाता है पैसा। आप एक महीना में जितना सैलरी कमाइएगा, वो एक हाथ मारेगा कहीं तो 30-35 हजार लूट लेगा, आपसे ज्यादा वो कमाता है ना। लेकिन दोनों का वे अलग अलग है। आपका तरीका अलग है जो समाज को पसंद है, उसका तरीका अलग है जो समाज को ना पसंद है। इसलिए आप पढ़ रहे हैं कि हम सही तरीका से पैसा कमाएं। तो फिर यह सूचना मत डालिए कि पैसा कुछ नहीं है। पूरा लोग दुनिया में जो है पैसा के पीछे ही चल रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसीलिए नैतिक मूल्य को अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मोरल वैल्यू को सिखाने के लिए क्या करना है। बच्चों को घर में वातावरण देना है, एक इन्वायरमेंट तैयार करना है कि जिससे बच्चा आसानी से भाषा को सीख सके, नैतिक मूल्य को सीख सके। खाली थेसिस देने से, लंबा लंबा बात कहने से, बड़ा बड़ा विचार देने से कुछ नहीं होता है। आप अपने घर में उस तरह का माहौल बनाए हैं तो आपके बच्चा को लंबा विचार देने की जरूरत नहीं है, वो खुद सीख लेगा इस चीज को। अब क्लियर हुआ? तो हम आपको हम इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। सबसे पहला तो हमने आपको बता दिया कि वृद्धि कौन है, विकास कौन है। फिर उसके बाद में संज्ञान बताए, फिर संज्ञानात्मक विकास बताए, फिर नैतिक विकास बताए, और तब आपको बताया नैतिक मूल्य। एक कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जोड़े हैं, सबको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। सुनने से आपको याद हो जाएगा। इसमें हमको लगता है कहाँ रटने की जरूरत है, बताइए, कहीं रटने की जरूरत है? अगर हम आपसे सीधा ऐसे पूछेंगे कि भाई संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास क्या है, तो हमको लगता है इतना तो आप जरूर बता दीजिए कि हाँ संज्ञानात्मक कहाँ से, या संज्ञान से, या सही गलत नहीं बता दीजिएगा। इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है, और आपको रटना नहीं है। हम भी आपको कह रहे हैं कि सीटेट में आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग करना है, समझ आधारित अधिगम करना है। चलिए, तो ये वाला लाइन हो गया क्लियर कि नैतिक मूल्य को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित करें। हम चाहते हैं कि कोई भी लाइन आपके नोट्स में हो ना, तो उसके बारे में आप 10 मिनट लेक्चर दे करके किसी को समझा पाए, इतना लेक्चर हम आपको देना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि हम उस पर जब 20 मिनट बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप किसी के सामने में 5-7 मिनट बोल पाइएगा, ठीक है ना। लाइन पढ़ के निकलना रहता तो अभी तक कब खत्म हो गया रहता। लेकिन हमारा उद्देश्य वो कतई नहीं है कि लाइन पढ़ के निकल जाना। हमारा उद्देश्य है आप में एक समझ विकसित करना। एज ए टीचर आपको क्या सोचना चाहिए एक अच्छा नागरिक होने के नाते, क्योंकि टीचर को दुनिया का सबसे अच्छा नागरिक माना गया है। सबसे सर्वोत्तम पद होता है टीचर, सबसे उत्तम पद होता है टीचर, होता है ना। दुनिया के तमाम पद को सृजित करने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है, चाहे एसपी हो, डीएम हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, है ना। उसको बनाता कौन है? शिक्षक। यहां तक कि एक शिक्षक को शिक्षक ही बनाता है। अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आपके पीछे भी एक शिक्षक का हाथ होगा, समझ रहे ना। तो सबसे सर्वोत्तम पद है, और सर्वोत्तम पद इसलिए है क्योंकि टीचर केवल नौकरी नहीं है। टीचर केवल नौकरी नहीं है, टीचर तो नौकरी के साथ साथ में आपको आदर्श रूप प्रस्तुत करना होगा समाज में कि हाँ हम एक अच्छे टीचर हैं। आपका बात व्यवहार, बोल चाल, लहजा, तहजीब सब माने रखता है, क्योंकि आप एक टीचर है। गांव घर में कोई इंजीनियर गाली देगा किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को, उसके प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है कि इंजीनियर है गाली दे रहा है। लेकिन एक टीचर गाली देगा तब लोगों को फर्क पड़ेगा कि बताओ मास्टर है। कौन सा मास्टर है भाई गाली दे रहा है?
फर्क पड़ता है ना। तो एकमात्र दुनिया का प्रोफेशन है जिससे लोगों को प्रोफेशन से आपका व्यवहार मैच करता है, बाकी कोई भी प्रोफेशन में आपका व्यवहार नहीं आता। एकमात्र टीचर, समझ रहे हैं? आपकी बोली पर लोगों का ध्यान रहेगा, आपके पहनावे ओढ़ावे पर ध्यान रहेगा। आप मास्टर हैं, स्टाइलिश कपड़ा पहन लीजिए, पश्चिमी सभ्यता वाला, पश्चिमी समस्या सभ्यता समझते हैं ना, है ना? अरे अभी के डेट में जो चल रहा है ना, पश्चात सभ्यता का मॉडर्न ड्रेस आप पहन लीजिए, फटा हुआ जीन्स ऐसे वाला, उसके बाद में बाल ऐसे ये कर लीजिए, चारों तरफ से छोटा छोटा करवा लीजिए, उसके बाद ऐसे, समझ रहे ना? अगर आप एक टीचर हैं, वो ऐसे जीन्स पहन करके या उस तरह का फटा हुआ जीन्स और फटा हुआ शर्ट पहन के, स्टाइलिश शर्ट पहन करके आप जिग जग में जा रहे हैं स्कूल में, विद्यालय में, तो लोग को आपके ऊपर नजर आएगा, बताइए मास्टर है ये, कहेगा ना। लेकिन दूसरा प्रोफेशन का आदमी वो पहनेगा तो लोग नहीं कहेंगे। सोचिए आपके ऊपर कितना ध्यान देता है लोग। तो आपको केवल पढ़ाना नहीं है, आपको समाज को सुधारना भी है, और उसके लिए खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, और खुद को अच्छा बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आइए, तो नैतिक मूल्य को उपदेश देकर देखिए, कभी भी पढ़ाई जो है ना, प्रेशराइजेशन में मत कीजिएगा, दबाव में मत कीजिएगा। पढ़ाई ऐसे ही कूल होना चाहिए, आसानी से चीजों को समझने का आपको प्रयास करना है, ठीक है ना? रिफ्रेश कर करके पढ़ाई करना है अपने आप को, प्रेशराइजेशन कभी भी महसूस नहीं कीजिएगा, परीक्षा नहीं निकलता है वैसे, ठीक है ना? इसीलिए कूल माइंडेड कि हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं, होगा, पढ़ रहे हैं हम तो किसका होगा, हमारा ही होगा। कोई आपसे पूछेगा पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, तो उसको सीधा जवाब, अरे पढ़ रहे हैं हम तो होगा किसका, हमारा ही होगा। समझ रहे ना? ये बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है। अब आइए क्या कहता है, विद्यार्थियों की धारणा में शिक्षक बदलाव करे। हाँ, स्टूडेंट के मन में अगर कोई निगेटिव धारणा बन जाता है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है कभी कभी, तो उसको दूर करने का अगर सबसे अच्छा कोई उपाय कर सकता है तो वो टीचर। सही बात। अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा आकर्षण या अट्रैक्शन या यूं कहे तो विश्वास सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चा को होता है तो किस पर होता है? टीचर पर। सही है कि नहीं? मम्मी पापा से ज्यादा, जो अब जन्म दिया है आपको, उससे ज्यादा अगर विश्वास कोई बच्चा किसी पर कर सकता है तो वो किस पर कर सकता है? टीचर कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो विद्यार्थियों के धारणा में, अब विद्यार्थी का धारणा दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, किसी के बारे में पॉजिटिव सोच और किसी के बारे में निगेटिव सोच, निगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। अब जो ये धारणा है, ये जो धारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, उसमें हमको किसी सुधार की जरूरत नहीं। लेकिन कोई बच्चा अगर निगेटिव कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लिया हो तो उसको दूर करना तो हमारा काम है। और मनोविज्ञान कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि आपसे अच्छा उस धारणा को सुधारने का काम कोई नहीं कर सकता। उसके ना पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके ना मम्मी पापा कर सकते हैं, ना उसके समाज के लोग कर सकते हैं। अगर किसी निगेटिव धारणा को खत्म करने का सबसे अच्छा अगर कोई काम कर सकता है तो एक टीचर कर सकता है। सपोज दैट एक निगेटिव धारणा आपके दिमाग में बैठ गया कि बाप रे मैथ बड़ी हार्ड है। हमको लगता है कि 80% बच्चा के दिमाग में मैट्रिक के पहले यह अवधारणा बना होगा। और याद कीजिए उस दिन को जब मैट्रिक का और सब्जेक्ट का जब एग्जाम था तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता था, ठीक है पढ़े हैं, कल सोशल साइंस है, अरे हो जाएगा, हिंदी है अरे वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मैथ का रूटीन पूरा याद रहता था, कितना तारीख को मैथ है, सही है कि नहीं? अगर 20 तारीख को मैथ है आपका एग्जाम, तो 3 दिन पहले से हालत खराब है, भाई मैथ है, एकदम टेंशन में आदमी की मैथ है। किस लिए टेंशन में? क्या कि आपके दिमाग में यह बात बैठा हुआ कि मैथ हालत खराब कर देगा। समझ में आ रहा है ना? अब यह आपका नकारात्मक धारणा है किसके प्रति? किसी विषय वस्तु के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति। मनोविज्ञान कहता है इसको दूर करने का काम टीचर को करना चाहिए। आप मैथ के टीचर हैं, क्लास में पढ़ाने गए, कहे कि बेटा आज हम लोग आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। अब उसमें 2-4 बच्चा आगे बैठा हुआ कि सर मैथ पढ़ाइएगा, तो हाँ बड़ी हार्ड है सर, समझ नहीं आता है, कह देगा। तो हम बोलेंगे मैथ तुमको समझ में नहीं आता है? तो ना नहीं सर बहुत हार्ड है, दुनिया का सबसे बेकार विषय हमको यही लगता है। कोई बच्चा कह भी देता है बहुत हार्ड लगता है।
हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भैया पढ़ाना तो है। अब आप सोचिए, जिस मैथ को बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, मनोविज्ञान कहता है अगर मैथ नहीं रहता तो तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होता उसमें विकसित, लॉजिकल पावर डेवलप नहीं होता, थिंकिंग स्किल डेवलप नहीं होता, बच्चे निष्कर्षता पहुंच नहीं पाते, कंक्लूजन को ढूंढ नहीं पाते, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। कितना कहे, रोजर बेंकर महोदय ने तो यह कहा कि भैया विज्ञान का द्वार कुंजी है मैथ, अगर मैथ नहीं होता तो विज्ञान भी नहीं होता। आप सोचिए, उन्होंने कहा कि मैथ नहीं होता तो साइंस भी नहीं होता। रोजर बेंकन का यह कथन। बच्चों में तर्क वितर्क की क्षमता, चिंतन की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, यह सब किसी सब्जेक्ट से विकसित किया जा सकता है तो एकमात्र विषय है मैथ। और समाज में आज भी अवधारणा है, अगर कोई साधारण काम भी आप कर दीजिए तो 10 आदमी से नहीं हो रहा था, आप कर दीजिए, कोई व्यक्ति आपका देखेगा, बोलेगा अच्छा आपसे हो गया था, हाँ अरे साइंस से नु पढ़ लेगा कितना बात। सही है कि नहीं बताइए आप। दिमाग में है कि भैया साइंस जो पढ़ा होगा का दिमाग तेज होगा, है कि नहीं बताओ। अब सवाल यह है कि कोई निगेटिव अवधारणा बच्चा बना लिया कि सर मैथ बहुत हार्ड लगता है, आप मैथ पढ़ाने आए हैं, बच्चा बोला कि मैथ हार्ड लगता है नहीं पढ़ेंगे सर, तो आपको ये कहना फिजिक्स जानते हो तो हाँ सर वो तो समझ में आता है। अच्छा सोशल साइंस जानता है तो हाँ वो ठीक है सर। इतिहास जानते हो तो हाँ ठीक है सर, उस समय कोई दिक्कत नहीं। जब इतिहास में तुम बाबर का जन्म याद कर सकता है, रट सकता है, फिजिक्स जान सकता है, पॉलिटी जान सकता है, तो इतना समझ लो कि उससे 50% हल्का अगर कोई विषय है तो मैथ है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, अगर तुम फिजिक्स जानते हो तो भैया मैथ सीखने में क्या दिक्कत है। तुमको पता है फिजिक्स का जननी मैथ है। अब सोचो मैथ सीखने में कोई दिक्कत, अभी तुमको हम मैथ सिखाते हैं, एलसीएम नहीं आता है, नहीं देखो अभी सिखाते हैं, अभी का भी समझ में आएगा। तैयार है तो यस सर। और जब यह बात कहिए कि दुनिया का सबसे आसान विषय मैथ है, तो हमको लगता है कि 50% दिमाग तो उसी समय उसका हल्का हो जाएगा। क्या कि बोला कौन है, समझिएगा, बोला कौन है, सर बोले हैं, तो मजाक थोड़े है भाई, आदमी पढ़ा लिखा है। समझ में आ रहा है। तो लोग बच्चे यही अवधारणा अपने दिमाग में रखते हैं कि दुनिया का सबसे आसान विषय अगर कोई है तो मैथ है, तो बच्चा को इससे मतलब नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बोले कौन है, तो सर, इसका मतलब सही होगा। क्या कि सर तो बहुत ज्ञानी आदमी है, पढ़ाते हैं, बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज है इनके पास में। अब यह अगर ये बात बोले कि मैं दुनिया का आसान विषय है तो होगा कहीं, तो चलो पढ़ते हैं, शुरू कर देगा। हमको लगता है 100% मैथ उसको हार्ड लग रहा होगा, तो यह बात कहने के बाद 50% हो जाएगा, बोले ना। और उस नकारात्मक अवधारणा को ऐसे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाने जैसे ही क्लास में आया, बच्चा बोला मैथ हार्ड है, बच्चा बोला कि सर मैथ नहीं पढ़ाइए सर, बहुत हार्ड लगता है, बहुत परेशानी होता है। तो बोलेगा मैथ हार्ड लगता है, तो हाँ हाँ हार्ड तो है, हार्ड तो है। अब सोचो हम अपने स्कूल में 100 बच्चा पढ़ते थे, हम अपने क्लास में, तो 100 बच्चा में एगो मात्र हम ऐसा आदमी थे कि हमको मैथ आता था, बाकी 99 को मैथ समझ में नहीं आता था। सोचो मैथ कितना टॉप है। अब 50% हार्ड लग रहा था बच्चा को, तो यह बात कहने के बाद 100% हो जाएगा, है कि नहीं। अगर टीचर अपने मुंह से यह बात कह दे कि हम मैथ तो हार्ड है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चा का जो बोझ था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बोला कौन है, टीचर। तो भाई आप एक ऐसे व्यक्ति है समाज के जो बच्चों के नकारात्मक अवधारणा को दूर करने का काम आपको करना है, तो कभी भी नकारात्मक आप मत बोलिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का लोग बड़ा ख्याल करता है। ऐसा लोग सोचता है कि ये जो कहेंगे वो सही होगा। समझ में आ रहा है। और कहिए कि दुनिया का हर विषय आसान है यार, मैथ नहीं सीखोगे, चलो हम तुमको सिखाते हैं, उसको उसी समय आसान लगना, जाओ सीख भी लेगा। सीटेट में कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो सीटेट में कॉन्सेप्ट क्या है कि पेडागोजी समझ में नहीं आता है, शिक्षा शास्त्र समझ में नहीं आता है, पेडागोजी समझ में नहीं आता है। हम पेडागोजी के मास्टर, हम कह देंगे हाँ पेडागोजी समझ में नहीं आता, बात सही है, बहुत हार्ड होता है, तो आपको कल से और हार्ड लगना चालू हो जाएगा। लेकिन जब हम यह कहेंगे अरे पेडागोजी दुनिया का सबसे आसान विषय, देखो तुमको खेल खेल में कैसे सिखाते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास आप कीजिएगा ना, क्योंकि बोले कौन है, टीचर, जो इस काम को पिछले 7 साल से कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, प्रभाव तो आपके ऊपर इस चीज का पड़ता है। तो कोई भी निगेटिव कॉन्सेप्ट, चाहे वो विषय के बारे में हो या किसी सामाजिक अवधारणा के बारे में हो, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, एनीथिंग, तो आप यह समझिए कि उसको दूर करने का काम कौन कर सकता है, एक टीचर कर सकता है।
और टीचर से अच्छा किसी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। आप बता रहे हैं हम आपको। अगर आप घर में कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड लगता है और आपकी मम्मी कहती है कि मैथ कहाँ हार्ड रहता है भाई, मैथ तो सबसे हल्का विषय है, तो बच्चा का जवाब होगा कि अच्छा बना के देखो तो, बनाई है कभी तो नहीं, तो फिर कैसे कह दिए? पढ़ते हम ना, हमको ना पता है। मम्मी के कहने से उसको फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, लेकिन सर जी के कहने से फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको वो आदर्श मानता है, हमको आइडियल मानता है। समाज में लोग उसी नजरिए से हमको देखते हैं कि भैया यह व्यक्ति समस्या समाधान है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। किसी समस्या का निदान अगर किसी के पास में है तो इसी के पास में है। लोग हमको इस नजर से पहचानते हैं टीचर को। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तब, अगर आप गुड क्वालिटी टीचर हैं तब समाज में लोग, इज्जत सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? इसी में। बच्चा जो पढ़ रहा है वो भी प्रणाम करेगा, उसके पापा आएंगे वो भी प्रणाम करेंगे, उसके दादा आएंगे वो भी प्रणाम करेंगे। ये मात्र ऐसा पद है जो खानदान पूरा प्रणाम करेगा, बाकी किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। तो नकारात्मक अवधारणा को दूर करने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा। आप पूरे बात को समझ गए ना? हम ये बात इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं आपके सामने? आपको लगता होगा सर छोटी सी अवधारणा को आप इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप कभी भूल ही नहीं पाइएगा। इतना उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि अगर नकारात्मक अवधारणा नहीं याद है तो ये बच्चा वाला कहानी तो याद हो ही जाएगा, और इस कहानी से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर लाइन में एक छोटी सी कहानी आपको हम सुनाएं, ताकि आपको वह कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा और बेहतर हो पाए। बोलिए क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद में कहता है अभिभावक को सुझाव है कि अच्छा आप बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? हम आपको पहले ही बोले हैं कि आप कोई भी बच्चा को हम यह बात बोलते हैं, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम वाला को हम अपने यहाँ से पढ़ा करके पास करा है। कंप्लीटली इंग्लिश में, जो एक शब्द हिंदी नहीं जान पाता था उसको भी यहाँ से पास करा करके पढ़ा करके पास करा है। क्योंकि हम सवाल ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि ना हम हिंदी बोलेंगे ना ही कंप्लीटली इंग्लिश बोलेंगे। एक ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे हम चीजों को समझाने के लिए कि जो आप सुने ही होंगे पक्का। तो घर में तो सब लोग बोलता ही व्यवहारिक भाषा, हम उसी तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और पढ़ाई भी बोरिंग नहीं होता। ऐसे ऐसे चीजों को आप आसानी से समझ भी लेते हैं। ठीक है? अगर हम मनोवैज्ञानिक शब्दों में बोलना अभी चालू कर दे, साइकोलॉजिकल वर्ड, तो आधा घंटा भी आप हमको नहीं झेल पाइएगा। आधा घंटा में आपका माथा दर्द स्टार्ट हो जाएगा। पेडागोजी एक ऐसा विषय है कि अगर केवल साइकोलॉजी बोलना चालू कर दे तो आप नहीं झेल पाइएगा, लेकिन उसको हमने परिवर्तित किया है, अपने भाव के विचार को हमने परिवर्तित किया व्यवहार की भाषा में। तब आप 1.5 घंटा भी क्लास कीजिए, आपको कोई पता भी नहीं चला कि हाँ 1.5 घंटा क्लास हम ले लिए। ठीक है? उसके बाद में कहता है कि विद्यार्थियों की धारणा में शिक्षक बदलाव करे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहता है अभिभावक को सुझाव है कि छोटी उम्र में बालकों को निपुण बनाने की आकांक्षा, आशंका लिखा गया वहां पर, आकांक्षा लिखिए, एक्सपेक्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्सपेक्टेशन, आकांक्षा। आकांक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। कह रहा है कि बच्चा को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा नहीं रखें। बच्चा को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा आपको नहीं करना है। अच्छा एक बात और, एक आप उदाहरण लीजिएगा। सपोज डेट भौतिकवादी जमाना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा बेटा जन्म लेते लेते आर्यभट्ट बन जाए। आज के डेट में हमारा बेटा जन्म लेते लेते शेक्सपियर बन जाए, हमारा बेटा जन्म लेते लेते न्यूटन के चौथा नियम को खोज कर दे। जल्दी करो भाई, ऐसा ही ना है? मतलब लोग चाहता है कि उम्र भले छोटा है इसका, लेकिन कितना ऊंचाई पर उसको लेकर के हम चले जाए, यही चाहता है ना? अच्छा आपका ये चाहना लाजमी भी है क्योंकि आप उसके पिता हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, स्वाभाविक सी बात है। सब लोग चाहता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, लेकिन कुछ ज्यादा कर देते हैं आप। समझ में आ रहा ना? सवाल एनसीएफ का ये है कि ठीक है आप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखना चालू कर देते हैं। आकांक्षाएं आप रखिए, बच्चा के उम्र योग्यता अधिगम स्तर के अनुकूल आकांक्षा रखिए ना। क्लास 2 में बच्चा पढ़ रहा है, 2 के अनुसार आकांक्षा रखिए कि हाँ तुमको प्लस माइनस आना चाहिए। क्लास 5 में बच्चा कर पढ़ रहा है तो प्लस माइनस गुना भाग लघुत्तम महत्तम ये सब आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। इतना एक्सपेक्टेशन रखिए। एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात है। अगर आप उम्मीद से ज्यादा, किसी के क्षमता से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तो वो आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकता है ना? वो आपके दुख का सबसे बड़ा कारण इसलिए बन जाएगा
क्योंकि आप तो एक्सपेक्टेशन रख लिए हैं, लेकिन बच्चा का उतना क्षमता है नहीं, तो कर नहीं पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो आपको दुख होगा। सही है कि नहीं बताइए? एक्सपेक्टेशन उतना ही रखिए जितना उसका क्षमता है, सामने वाला के क्षमता के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, है ना। आजकल लोग शादी विवाह में भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखना चालू कर दिया। कैसे? तो हमारे बेटा का शादी हो रहा है तो ये चीज तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, फ्रिज मिलबे करेगा, वॉशिंग मशीन मिलबे करेगा, फर्नीचर हमको मिलबे करेगा। एक्सपेक्टेशन आप रख लिए, सामने वाला व्यक्ति गरीब था, नहीं दिया, उसके पास पैसा नहीं था, नहीं दिया, बताइए आपको दुख होगा कि नहीं? आपको एक्सपेक्टेशन इतना रखना चाहिए कि ठीक है, जो उसके पास में होगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, इतना रियल एक्सपेक्टेशन रखिए। हम कहना ये चाहते हैं कि वास्तविक आकांक्षाएं आपको रखनी चाहिए, हाई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना चाहिए। तो अपने बच्चों से भी हाई एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हमारा बेटा न्यूटन बनेगा, हमारा बेटा आर्यभट्ट बनेगा, अभी उम्र है उसका छोटा। जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं कि हाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा, बड़ी कमजोर हो जाएगा, पढ़ो जल्दी, मैथ नहीं पढ़ा था ना, अरे पढ़ो जल्दी, पिछड़ जाएगा तुम। और उससे भी बड़ा बड़ा परिवर्तन क्या होता है कि हम लोग कंपेयर भी करना चालू कर देते हैं। आज के भौतिकवादी जमानों में अब देखिए, हम आज के डेट में 80% लोगों को यह देखते हैं कि 65% अपने बच्चे का नंबर आया है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा का 65% आया है। बगल वाला पड़ोसी के बच्चा का अगर 75% आ गया तो इसका ज्यादा टेंशन है उसको, ऊपर कैसे 75% आ गया। अब बताइए, सही बोला कि जमीनी हकीकत है ये, जमीनी। अरे भैया तुम अपने पर ध्यान दो, तुम्हारे बेटा का अगर 65% आया है तो इसके बारे में सोचो कि 75% कैसे अगला बार करना है। नहीं, एक का टेंशन नहीं है, एकरा ज्यादा टेंशन। अच्छा, इसका टेंशन इसके ऊपर यह व्यक्ति थोप सकता है कि बताओ तुम्हारे स्कूल में फलना पढ़ता है, वही टीचर उसको पढ़ाते हैं, उसी बस से वो भी जाता है, लेकिन उसका पता है नंबर कितना है? 75%। तुम्हारा कितना है पता है? 65%। 10% उससे कम है। अब बताइए, आप कहिएगा हम मारे कहाँ है बच्चा को, अरे मारने से ज्यादा ना हो गया ये, मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया आप बच्चा को, मानसिक तनाव में वो बच्चा चला जाएगा, ऐसा आप बोलिएगा। तो ऐसा कभी भी बच्चों के सामने में मार्क्स बेसिस पर कभी कंपैरिजन मत कीजिए। आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण वो हो सकता है, सुसाइड करने का बच्चा ऐसे कहने पर। इसीलिए मैट्रिक का रिजल्ट निकालने के कॉल होकर देखिए, पेपर में 2-3 गो आ गया रहेगा उस तरह का केस। हाँ हाँ, कोटा में भी क्या होता है, प्रेशराइज ज्यादा कर देते हो ना, या कंपेयर करना चलो कि बताओ फलना के बेटा के निकल गया, तुम्हारा अभी तक नहीं निकला। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे बच्चा को आप 10 डंडा मार दीजिए, उतना दुख नहीं होगा जितना दुख इस बात से होता है। अब होली अभी आ रहा है, होली की छुट्टी में आप घर जाइएगा, नौकरी वाले लोग भी आपके गांव में आएंगे, पक्का है, क्या कि छुट्टी में वो भी है। आप बेरोजगार है, वो सब जान रहा है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। उसी में आपके अगल बगल के जो चाचा उचा होंगे, दादा दादी जो भी हो, गांव अगल बगल की, हाँ ठीक, हाल चाल ठीक है, तो हाँ ठीक, क्या कर रहा है बेटा? अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़िए रहा है, समझ रहे ना, अभी पढ़िए रहा है। ये फलना के बेटा 2 साल में जाके निकाल दे, अभी आर्मी बन गए, लोग बताओ 50,000 के महीने के, कौन पढ़ाई पढ़ रहा है तू? पूरा होली खत्म हो गया आपका। बात सही है कि नहीं बताओ? अब इस चीज को वही महसूस कर सकता है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा होगा, जो अपने गांव से बिलोंग करता है, वही मत। भैया पूरा होली खत्म, पूरा होली से मत। अच्छा, उसी में अगर वो नौकरी वाला व्यक्ति आ गया तो डबल ज्ञान देगा कि ठीक से पढ़ाई नहीं करता होगा ये सब, हम लोग जिस समय पढ़ते थे तई का मेहनत किए हैं। अब देखिए वो भारी प्रेशराइजेशन और आ गया। अच्छा, आपके पिताजी के सामने में अगर यह बात कह दिया गया तो पता चले कि होली के एक दिन पहले निकल गए आप वहां से, कि भैया हमको होली नहीं मनाना। सही है कि नहीं बताओ? इतना क्यों, ऐसा क्यों? सबका अपना अपना उम्मीद है, सबका अपना अपना सपना है, किसी में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करिए। ठीक है, आपकी नौकरी हो गई, अच्छी बात है, आप अपने जीवन में खुश रहिए, टॉर्चर काहे कर रहे हैं भाई? समझ रहे ना। कोई लोग का नौकरी ले जाए, वो बोलेगा कि देखो हमारे जमाने में तो सुविधा भी नहीं था, हमारे जमाने में तो इतना सुविधा नहीं था, टीचर नहीं था, फिर भी हम लोग अपना से मेहनत करके निकाले। अरे भैया, आपके जमाने में सुविधा नहीं था, टीचर नहीं थे अच्छे अच्छे, तो आपके जमाने में कंपटीशन तो कम था, ये नहीं बोलेगा वो।
और हमारे जमाने में सुविधा जब बढ़ा है तो कॉम्पिटिटर भी तो हो गया ज्यादा, समझ रहे ना। तो हम ही जान रहे हैं कि किस प्रेशराइजेशन से चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ज्ञान देने वाला लोग बहुत आसानी से जानता है। अभी छठ में जाइएगा, होली में जाइएगा तो इस प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा, है ना। ये बात सर एकदम सही है, हमारे साथ हुआ है, देखिए समझ, ये रियल घटना है, मतलब होता है सामाजिक भेदभाव, इस तरह की बातें। तो देखिए वो व्यक्ति कहता है कि बताओ तुम कौन पढ़ाई कर रहा है, फलना का बेटा 1 साल गया आर्मी बन गया। उसको, उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि आर्मी की नौकरी के लिए जो योग्यता चाहिए और टीचर बनने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें क्या अंतर है, उसको ये नहीं पता है, समझ रहे ना। आर्मी की नौकरी में योग्यता क्या चाहिए, मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए, फिजिकल अच्छा होना चाहिए, अगर रिटेन उसका उतना अच्छा भी नहीं होगा फिर भी काम चल जाएगा, यही ना चाहिए। फिजिकल अच्छा होना चाहिए, हाइट वगैरह सब होना चाहिए। हमारा हाइट नहीं है, हम आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे, हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो सोचो हमको मैट्रिक करना होगा, इंटर करना होगा, डीएलएड करना होगा, सीटेट पास करना होगा, बीपीएससी पास करना होगा, तब टीचर बनेंगे। स्वाभाविक सी बात है, से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन ना, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। आप किस चीज की तैयारी के, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे नौकरी हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना हम जानते हैं भैया। अब इसका मतलब जो प्रोफेसर की तैयारी करता होगा तो उसको तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, उसके बाद नेट निकालना होगा, जीआरएफ निकालना होगा, तब पीएचडी करना होगा, तब उसके बाद में कंपटीशन में भाग लेगा, तब वो प्रोफेसर बनेगा। तो लोग तो ये भी कहना चालू कर देंगे कितना दिन पढ़ेगा, वो करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ वो फलाना बिहार पुलिस में नौकरी उसका लग गया। अरे भाई, बिहार पुलिस में असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। पहले इस बात को समझो, किसी को ज्ञान देने से पहले। तो ऑनलाइन में भी निवेदन है, या आपके सामने में अगर होली के छुट्टी में जाइएगा घर पे, तो इस तरह का कोई व्यक्ति मिले तो उसको दिल पर मत दीजिएगा, सीधा सोचिएगा सर जी बात बताए थे, इस कान से सुनिएगा, इसे निकाल दीजिएगा। होली अच्छा से मनाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में हर समय और हर पल जीना जरूरी है, एक बात ध्यान रखिएगा। होली मनाने गए हैं तो केवल होली मनाइए, और पढ़ने अगर यहाँ पर आइए तो केवल पढ़िए, समझ रहे हैं, हमारा बात समझ रहे हैं। लोग ऐसे कहेंगे ही कहेंगे, उनका काम है कहना, कहेंगे। बहुत टॉर्चर होगा, आप तो बेरोजगार रहिएगा, पढ़िएगा लिखिएगा तो बीच में बहुत सारी समस्या आएंगी। कभी कभी तो इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन ना, सब नकारात्मक व्यक्ति है जो आपके टांग को खींचना चाहता है। लेकिन आपको, आप पढ़े लिखे हैं भाई, समझदार है, हम आपको समझा रहे हैं यही बात कि आपको उस सबसे कोई फर्क दिल पर, उसको दिल पर लेवे मत कीजिएगा। सीधे कहिएगा अच्छा फलानी का हो गया, अच्छा ठीक ठीक कोई दिक्कत, चलिए हो गया। एकदम दिमाग पर नहीं लीजिए उसको, इससे सुनिए और यहाँ से निकालिए, बस बात खत्म। तब आप कूल रह पाइएगा, नहीं तो होली नहीं मनेगा आपका, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्या कहता है। तो अभिभावक को सुझाव है कि छोटे, मतलब हम यही कह रहे हैं कि बच्चों से आप रियल एक्सपेक्टेशन रखिए, हाई एक्सपेक्टेशन बच्चा से नहीं रखिए। जितना उसका क्षमता है उसी के अनुकूल आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। बहुत सारा बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। हाँ भाई, सबके, क्या कीजिएगा। जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन व्यथा है, वो हम आपको सुनाते हैं क्योंकि मनोविज्ञान का देन है। साइकोलॉजी हमको सिखाया है कि ये सब ऐसा बच्चों के साथ में होता है, और हमने समाज में देखा है कि सही में होता है, ठीक है ना। अब आइएगा उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है। अभिभावक को सुझाव, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, किसी के जीवन में इंटरफियर करना हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको, आपको, दुनिया के लोग को किसी के जीवन में इंटरफियर करने में हमको बड़ा अच्छा महसूस होता है। किसी से झगड़ा हो गया तो काहे हुआ है, क्या बोला है वो, ये जानने की उत्सुकता उसमें ज्यादा रहेगा। क्या बोला वो, तो ये ऐसे बोला, ऐसे बोल दिया है, काहे बोल दिया है, बता, बोला है हमको। हमको जब परेशानी नहीं, तो हमसे ज्यादा परेशानी तो तुमको हो रहा है। क्यों, क्यूरियोसिटी रहता है लोगों को जानने का कि हुआ आखिर क्या, हुआ आखिर क्या। तो इसीलिए आप अपने जीवन का कोई भी समस्या वैसे व्यक्ति से शेयर मत कीजिए, नहीं तो और समस्या बढ़ सकता है। उकसाने के बाद में आप सोचे थे कि झगड़ा समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति उकसा देगा तो हो सकता है स्टार्ट हो जाए फिर से, समझ रहे हैं ना। तो छोटी उम्र में एक्सपेक्टेशन कैसे रखना, रियल, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अब ये बात इतना चर्चा हम इसलिए किए क्योंकि हमको कहानी के द्वारा आपको समझ में आ गया हो कि रियल एक्सपेक्टेशन क्या है और हाई एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कहता है कि बालकों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। हाँ, स्टूडेंट को क्या करना है कि विद्यालय के बाहर टेंशन फ्री इन्वायरमेंट देना है। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल में, तो सही पूछिए तो बहुत काम रहता है स्कूल में पढ़ने के लिए। जैसे प्राइवेट स्कूल की हम बात कर रहे हैं,
जहां पर आप जा करके देखिए तो फर्स्ट घंटी, सेकेंड घंटी, थर्ड घंटी, फोर्थ घंटी, फिफ्थ घंटी, पूरे 8 घंटी पढ़ाई होता है ना। उसमें भी जिस घंटी में जो सर आएंगे वो पक्का है कि होमवर्क देंगे ही देंगे, है ना। तो 8 घंटी में तो सबसे पहले 8 सब्जेक्ट का हमको होमवर्क मिल गया। हम सुबह 6 बजे का घर से निकले थे, 8 बजे स्कूल पहुंचे, 2 बजे तक हमने क्लास किया, 2 बजे क्लास किया, फिर बस में बैठे, घर पर पहुंचते पहुंचते हमको बज गया 3 बजे घर हम पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भाई हमको थोड़ा सा टेंशन फ्री वातावरण चाहिए, ऐसा मनोविज्ञान कह रहा है, लेकिन हम गार्जियन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इस पर ध्यान सबसे ज्यादा किसका होगा? मम्मी का, कि हमारा बच्चा मैथ में बड़ा कमजोर है। ऐसा करते हैं कि मैथ स्पेशल टीचर खोज देते हैं, होम ट्यूशन वाले सर को खोज देते हैं। होम ट्यूशन वाले सर से बातचीत किए तो होम ट्यूशन वाले सर बोले कितने बजे आया था? बस 3 बजे वो आ जाता है स्कूल से, अब 3 से 4 में आ जाइए। समझ रहे ना। अब देखिए भैया 3 से 4 में आ गया कौन बताएगा? तो होम ट्यूशन वाले सर, जो कि बच्चा को केवल स्पेशल मैथ पढ़ाएंगे। फिर मम्मी को कुछ दिन के बाद यह संज्ञान हो गया, अरे बच्चा हमारा इंग्लिश में बड़ा कमजोर है, बोल नहीं पाता है, स्पीक नहीं कर पाता है, इसके लिए एक स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग का टीचर चाहिए हमको। फिर ढूंढ लेती है, बोलता है कि हाँ इंग्लिश स्पीकिंग वाले सर कितना बजे आते हैं? बस 3 से 4 मैथ वाले आते हैं, आप 4 से 5 आ जाइए। अब 4 से 5 कौन महोदय आएंगे? तो इंग्लिश स्पीकिंग वाले सर आएंगे। 5 बजे हो गया भैया शाम, बच्चा खट रहा है कितना बजे से? सुबह 6 बजे से, ध्यान रखिएगा। और शाम को कितना बज गया? 5। टोटल 11 घंटा से वो कार्यरत है, जबकि आप 6 से 7 घंटा की ड्यूटी में परेशान हो जाते हैं, वह बच्चा 11 घंटा से कार्यरत है। जब 5 बजे वो फ्री होता है तो सोचता है कि चलो अब हो गया, थोड़ा बाहर जाते। जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करता है, मम्मी का किचन से आवाज है, कहाँ निकला? तो बाहर जा रहा है थोड़ा खेलने। होमवर्क कौन बनाएगा? हम। बैठो बैठो, स्कूल का होमवर्क बनाओ, होम ट्यूशन वाले सर का होमवर्क बनाओ, मैथ का होमवर्क बनाओ, इंग्लिश का होमवर्क बनाओ, आज जल्दी से बनाओ, आज जल्दी से खाना खाओ, आज जल्दी से सो जाओ, क्योंकि सुबह 6 बजे जाना है। अरे भैया सही बात है, जल्दी जल्दी होमवर्क बनवा करके, खाना खिला करके किसी तरह से सुला देना है, और फिर किसी तरह से सुबह 5:30 में जगा देना है, उसको तैयारी करा देना है, लंच पैक कर देना है, खाना अच्छा लगे या ना, मन हो या ना हो, जबरदस्ती खिला देना है, और उसके बाद में बैग पैक करके चौराहा पर ले जाकर बस में रख देना। उसके बाद में कहना हाँ अब चलो 2 बजे तक फ्री। और बच्चा जब बस में जा रहा है तो बस में देखिएगा कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, बस चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, एकदम आराम से। उसको लग रहा है कि भैया जीवन में हम आए काहेला, उससे अच्छा नहीं आते। मनोविज्ञान कह रहा है, ये हम बात नहीं कर रहे। उसको ऐसा लगता है कि भैया जीवन में आए क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है पढ़ाई के सिवा। उसका जीवन इतना बोरिंग हो जाता है, इतना बोरिंग हो जाता है कि वो धीरे धीरे उस बच्चा का समाज से नाता तोड़ना चालू हो जाता है ना। सामाजिक विकास एकदम समाप्त हो जाएगा उसमें, क्योंकि आप उसको तो खेलने दे नहीं रहे हैं। तो खेलने नहीं दे रहे हैं तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? समझ में आ रहा है? सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक केवल पढ़वा रहे हैं, जबरदस्ती सुला रहे हैं, जबरदस्ती उठा रहे हैं, जबरदस्ती नाश्ता खिला रहे हैं, उसके बाद में जबरदस्ती बस में जाकर पैक कर दे रहे हैं, है ना। आप तो अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन बच्चे आपके कारण मेंटली फ्रस्ट्रेट होते जाता है। धीरे धीरे मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो बच्चा, आप समझ लीजिएगा। आपको लगता है ना कि हम अपना बच्चा पर कितना ध्यान देते हैं, और हमारा बच्चा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तो पढ़ते ही रहता है, तो आप गलत है भैया, ऐसा नहीं करना है। मनोविज्ञान कह रहा है बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मानसिक तनाव में वो बच्चा चला जाएगा। वो सोचता है कभी कभी कि भैया जीने का कोई हक नहीं है, चले जाते उससे अच्छा, नहीं रहते तो ठीक रहता। और फिर उसके दिमाग में एक दिन ये भी आया कि मम्मी नाम का जो व्यक्ति वो दुनिया में आया क्यों भाई? दुनिया में आया कि इसलिए कि जबरदस्ती खाना खिला के बस में बैठा है, केवल इतना ही काम है उसका। समझ रहे हैं ना। और इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, और धीरे धीरे आप यह समझ रहे हैं कि अपने बच्चा को इंजीनियर बना देंगे, बन जाएगा आपका बच्चा इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, पढ़ा तो है, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में उसको करोड़ों का पैकेज मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आप रहिएगा, वो रहेगा अमेरिका में, और आप रहिएगा वृद्धाश्रम में। पक्का है एकदम। जा करके देख लीजिए, हमारा अवलोकन कहता है, या दुनिया का अवलोकन रिपोर्ट है इस पर, कि वृद्धाश्रम में 80% जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनका बेटा करोड़ों का पैकेज विदेश में कमाता है। बोलिए
है कि नहीं? लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के वृद्ध माता पिता वहां पर जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि देहाती कहावत है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे। समझ रहे हैं ना? अब वहां पर आप सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा का माता पिता से इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, अरे हमारे पापा हैं, कैसे छोड़ दी भाई, है ना? क्योंकि उसको हर सुख सुविधा वो पापा दिए, खेलने का भी मौका दिए, बातचीत करने का भी मौका दिए हैं, मार्केट जाने का भी मौका दिए, आप तो केवल पढ़ने का मौका दिए। तो इमोशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और बड़े खानदान के जो बच्चे होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले के बच्चे हैं, जो हमेशा से हॉस्टल में रखा है बच्चा को, बाहर पढ़ाया, दिल्ली मुंबई मद्रास कहीं पढ़ाया है, और धीरे धीरे उसका नौकरी भी लग जाता है, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, परिवार से उसका मोह माया खत्म हो जाएगा। परिवार से उसका मोह माया खत्म हो जाएगा, तो आप तैयार रहिएगा भैया लास्ट में कहां पर जाने के लिए, तो वृद्धाश्रम में। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वृद्धाश्रम न जाए, तो बच्चों को सामाजिक विकास करने दीजिए। बच्चा को थोड़ा सा स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा खेलने कूदने का मौका दीजिए उसको, कहिए कि हाँ ठीक है जाओ खेल लो थोड़ा। उससे उसका सामाजिक विकास होता है। लोग वो जानना देखता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, उससे उसका डेवलपमेंट होता है, उससे उसका मोरल डेवलपमेंट होता है। केवल पढ़ाई आपके जीवन का अच्छा नहीं बना सकता है ना, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों में, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके लिए समाज में खेलना कूदना भी क्या है, जरूरी है। लेकिन यह काम आप नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट नाम का चीज आपको किताब में नहीं मिलेगा। सामाजिक विकास कहीं किताब में नहीं मिलता है। सामाजिक विकास अगर एक जगह आपको मिल सकता है तो वो है कहां पर, तो वो है केवल और केवल समाज में, परिवार में। बोलने चलने का थोड़ा सा मौका बच्चों को देना चाहिए, ठीक है? इसीलिए सोशल डेवलपमेंट क्या है, बच्चों के लिए जरूरी है। आप अपने बारे में सोचिए, शहर में देखिएगा कि एक छत दूसरे छत से सटा हुआ रहता है, मतलब एकदम से गैप नहीं रहता है। आप देखते हैं ना, एक छत दूसरे छत से एकदम सटा हुआ है। सबका कपड़ा उतारने का टाइम सेम होता है, शाम को जब धूप खत्म हो जाए। अगर दो महिला सेम टाइम में अगर छत पर चढ़ी, और दोनों छत तो सटा हुआ है, कपड़ा उतार रही है उधर से वो भी उतार रही है, अगर दोनों मिल गए तो हाँ कैसे है क्या है, ठीक है ना? 10 kg के कपड़ा इस पर रखे हुए 1 घंटा बतिया सकती है, हमारा ऑब्जर्वेशन का आता है। लोड है यहाँ पर 3 kg का कपड़ा, 5 kg का कपड़ा ऐसे रखी हुई है, लेकिन ऐसे हम देखे हुए हैं कि भैया घंटों बातचीत चल रहा है, उधर भी वो भी रखी है ये भी रखी है, लेकिन घंटों बातचीत, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको ये भारी लग रहा है। तो आप सोचिए आपको बतियाने में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है कि 3 kg का सामान आपको भारी नहीं लग रहा है। तो जब आपको इंटरेस्ट है बात करने में, वैसे ही तो आपके बच्चा को भी इंटरेस्ट आता होगा अपने दोस्तों से बातचीत करने में। तो भाई अपना वाला ठीक है लेकिन उसका बेकार है, ये तो गलत बात हो गया। जिस तरह से आपकी इच्छा है उसी तरह से इच्छा उसका भी। इसीलिए बच्चा को दोस्त बनाइए, गार्जियन ज्यादा मत बनिए, इससे बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है। रिस्ट्रिक्शन सही है, रिस्ट्रिक्ट आप बच्चों कीजिए, लेकिन हाई रिस्ट्रिक्शन सही नहीं है ना। आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ ज्यादा ध्यान देना क्या है, गलत बात है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो हमको लगता है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बालकों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण हमें क्यों देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा का सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ना, हम आपको बता रहे एकदम ठोक कर गारंटी के साथ में, मैं आप आत्मविश्वास रखिए कि हम जो लेक्चर आपको पेडागोजी में दे रहे हैं, ये पेडागोजी में लेक्चर जो है, आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कीजिएगा तो हमारा सारा बात वहां पर रिकॉल होगा, और हमारे बात से आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, गारंटी है एकदम। मेरी बात, माता सरस्वती यहाँ पर खड़ी है, विराजमान है, और स्टेज पर मंच पर चढ़कर यह बात हम बोल रहे हैं। जो पढ़ाते हैं वो दिल से पढ़ाते हैं, जितना एफर्ट लगाना होता है हम लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर 1-1.5 घंटा हमारे पास समय दे रहे हैं तो उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। 1 मिनट का बीच में कोई हम ये नहीं करते हैं कि हाँ आपका समय बर्बाद हो। हम चाहते हैं कि भाई आपका समय बहुत कीमती है, हमारा समय बहुत कीमती है, इसमें जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके जीवन के लिए फायदा हो, जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए फायदा हो। तो आप यह उम्मीद लेकर चलिएगा कि जो लेक्चर मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सीटेट जैसा परीक्षा तो हजारों छात्रों को हमने निकलवाया है, फिर आप क्या है, आप भी निकल जाइएगा। लेकिन बस जिस शिद्दत से हम मेहनत करते हैं, जिस शिद्दत से हम बोलते हैं, आप 1.5 घंटा से बैठे हुए हैं, 1.25-2 घंटा से, हम 1.5-2 घंटा से लगातार बोल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, मेहनत आपसे ज्यादा हमारा है,
लेकिन इस मेहनत का आपको क्या करना है, थोड़ा सा साथ देना है। साथ देने का मतलब ये कि जब हम लेक्चर दे तो आपको ध्यान पूर्वक बातों को सुनना है, क्योंकि पैसा माने नहीं रखता है। आप फीस दे करके हमको आप खरीदे नहीं है। सवाल ये है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका सम्मान कीजिए, आप इज्जत कीजिए कि सर जी इतना मेहनत करके हमारे सामने बोल रहे हैं तो उससे हमको फायदा होना चाहिए, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना है। अनुशासन को बनाए रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना जीवन में बहुत जरूरी है। ये सबसे अच्छा उपलब्धि माना जाता है किसी भी व्यक्ति का, अनुशासन प्रिय होना। और क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो इसलिए भी जरूरी। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, कल भी आपका क्लास जारी है।